हेलोल्केन्स एंड हेलोएरीन्स, ये टर्म वन का सीबीएसई का जो सिलेबस अनाउंस हुआ है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं, उसमें हमारा एक चैप्टर है हेलोल्केन्स एंड हेलोएरीन्स। तो पढ़ना शुरू करते हैं जी इसको हम लोग। बहुत ही अच्छा चैप्टर है और काफ़ी कुछ आपको सिखाएगा। इसके अंदर है, इस यूनिट को जब हम पढ़ रहे हैं तो नेमिंग ऑफ हेलोल्केन्स एंड हेलोएरीन्स, आईयूपीएसी के अकॉर्डिंगली कुल मिलाकर आईपीएसी नेमिंग ऑफ द हेलोल्केन्स एंड हेलोएरीन्स, ठीक है जी, उनके स्ट्रक्चर के थ्रू। फिर डिस्क्राइब करेंगे रिएक्शंस इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ हेलोएथ, तो इसका मतलब है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के बारे में बात कर रहे हैं। उससे पहले हम आईयूपीएसी के बारे में बात कर रहे हैं, वो भी हेलोल्केन्स भी और हेलोएरीन्स भी, जैसा कि चैप्टर का नाम है हेलोल्केन्स एंड हेलोएरीन्स। नाउ कोरिलेट द स्ट्रक्चर्स ऑफ हेलोल्केन हेलोएरीन विद वेरियस टाइप ऑफ रिएक्शन, जैसे SN1 हुआ, SN2 हुआ, ठीक है जी, एलिमिनेशन रिएक्शंस हुई, SNAR रिएक्शंस हुई, इन सबको हम रीड करेंगे। Correlate the structures of haloalkane haloalkenes with various type of reactions. Use stereochemistry as a tool for understanding the reaction. वो कहाँ इन्वर्जन हो रहा है, कहाँ आपके पास रिटेंशन हो रहा है, क्लियर। वो SN1 SN2 के करेक्टरिस्टिक्स होंगे, उसके बारे में बात करेंगे। Appreciate the applications of OMCs, organometallic compound like Grignard reagent आपके पास, या डाइल्काइल जिंक है, इनके बारे में बात करना। हाईलाइट द एनवायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ पॉलीहेलोजन कंपाउंड जैसे DDT है, क्लियर है, DDT है। तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये सब बातें आनी चाहिए, और एक बड़ी सिंपल सी बात है, जैसे आप DDT का नाम सुनते हैं तो एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है, हेलोजिनेटेड कंपाउंड्स परसिस्ट इन द एनवायरमेंट ड्यू टू देयर रेजिस्टेंट टू ब्रेकडाउन बाय द सोइल बैक्टीरिया। सोइल बैक्टीरिया इनका डिग्रेडेशन नहीं कर पा रहा, हेलोजिनेटेड कंपाउंड्स परसिस्ट इन द एनवायरमेंट। कारण क्या है भाई, इनके परसिस्ट करने का कारण क्या है? तो इसका जो कारण हमें नजर आ रहा है वो ये है कि सोइल वाला बैक्टीरिया इनका डिकम्पोजिशन नहीं कर पा रहा। चलिए आगे बढ़ते। अब हमें सिखाया जा रहा है कि जब आप रिप्लेसमेंट ऑफ हेलोजन एटम कर देंगे किसी भी एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से, तो बड़ा आसान सा काम है। ये मेरे पास एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है जी, और ये एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। ये एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है जी, एक एलिफेटिक एरोमेटिक। क्या करना है जी, बाय हेलोजन। तो यहां हेलोजन का एडिशन हुआ क्योंकि आपने हाइड्रोजन का रिमूवल किया। तो पहली बार में जो बनेगा उसको आप हेलो एल्केन कहेंगे, उसको आप हेलो एल्केन कहेंगे। और जो एरीन्स है, इनको एरीन्स कहते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को 11th क्लास में आपको बताया था, उनको आप हेलो एरीन्स कहेंगे, हेलो एरीन्स कहेंगे, ठीक है जी। हेलोल्केन्स कंटेन हेलोजन एटम अटैच टू sp3। तो ये बात भी जानने की है कि जब मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा तो ये वाला कार्बन sp3 है। तो हेलोल्केन्स के अंदर जो मेरे पास हेलोजन है वो sp3 हाइब्रिड कार्बन से जुड़ा हुआ है। एटम ऑफ एन एल्काइल ग्रुप वेरीज इन द हेलोएरीन्स कंटेन हेलोजन एटम अटैच टू द sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ एन अराइल ग्रुप। एक अराइल ग्रुप के साथ हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है। मेनी हेलोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड अकर इन नेचर, हमारे पास ढेरों हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स नेचर में मिलते हैं, एंड सम ऑफ दीज आर क्लिनिकली यूजफुल। वो धीरे धीरे हम आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। दीज क्लासेस ऑफ कंपाउंड्स फाइंड वाइड एप्लीकेशंस इन द इंडस्ट्री एज वेल एज इन द डे टू डे लाइफ, ठीक है जी। तो कुल मिलाकर हमारे पास ऐसे ढेरों हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं, ऐसे
हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं जो कि नेचर में मिलते हैं, जो कि नेचर में मिलते हैं। एंड सम ऑफ दीज आर, इनमें से कुछ क्लिनिकल यूजफुलनेस वाले, क्लिनिकली यूजफुलनेस वाले। These classes of compounds find wide application industry as well as in the day to day life। तो ये जो हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं, इनका यूज हम इंडस्ट्रीज में भी चेक कर सकते हैं, एज वेल एज डे टू डे लाइफ में भी इनका यूज वेल प्रूव्ड है। दे आर यूज्ड एज सोलवेंट्स फॉर रिलेटिवली नॉन पोलर कंपाउंड्स। तो कहीं ना कहीं ये सोलवेंट का रोल भी कर रहे हैं। जैसे CH2Cl2 है आपके पास, मिथाइलिन क्लोराइड या मिथाइलिडीन क्लोराइड, दे आर यूज्ड एज सोलवेंट फॉर रिलेटिवली नॉन पोलर कंपाउंड्स एंड एज स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे आपको ना, मान लीजिए एल्कोहल बनाना है, तो आप मिथाइल क्लोराइड को पहले ग्रिग्नार्ड रीजन में चेंज करोगे, देन आफ्टर आप फर्दर जाकर जो एल्कोहल या एसिड बनाना चाहते हैं वो इजीली बना सकते हैं। The synthesis of wide range of organic compounds, chlorine containing antibiotic, like आपने chemistry action में भी पढ़ा, chloramphenicol produced by the microorganism is very effective for the treatment of typhoid fever। टाइफाइड फीवर के लिए जो यूजफुल एंटीबायोटिक है, जो केमिस्ट्री इन एक्शन में भी आपने पढ़ा था, क्लोरिम्फेनिकोल। और बॉडी प्रोड्यूसेस आयोडीन कंटेनिंग हॉर्मोन्स, थायरोक्सिन नाम सुना है आपने, the deficiency of which causes a disease called goiter। Synthetic halogen compounds, for example, chloroquine is used for the treatment of malaria। ठीक है जी। हेलोथीन, और हेलोथीन इज यूज्ड एज अ एनेस्थेटिक ड्यूरिंग, एनेस्थीसिया देने में, बेहोश करने में। हेलोथीन में जैसे क्लोरोफॉर्म है हेलोथीन, तो आपके पास हेलोथीन, ये एनेस्थेटिक ड्यूरिंग सर्जरी। Certain fully fluorinated compounds are being considered as potential blood substitutes in the surgery। Certain fully fluorinated compounds। In this unit, you will study the important methods of preparation, physical chemical properties, uses of organohalogen compounds। organohalogen compounds, तो वो मिथाइल क्लोराइड भी हो सकता है, मिथाइलिन क्लोराइड भी हो सकता है, DDT भी हो सकता है, ऑर्गेनो हेलोजन कंपाउंड्स। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन, हेलोल्केन्स हेलोरीन्स में बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। इनका क्लासिफिकेशन कुछ ऐसे रहेगा, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स में मोनो, हेलो, एल्केन्स, डाई, हेलो एल्केन्स, ट्राई, हेलो में मैं आपको हेलो फॉर्म्स सिखाऊंगा, ट्राई हेलो एल्केन्स। ठीक है जी। तो दीज में बी क्लासिफाइड एज मोनो, डाई और पोली हेलोजन, ट्राई, टेट्रा एटसेट्रा। CCl4 एक टेट्रा का एग्जांपल है, इसमें आप क्लोरोफॉर्म आइडोफॉर्म को रख सकते हैं। इसके अंदर आप टेट्रा हेलो एल्केन्स के अंदर, टेट्रा हेलो एल्केन्स के अंदर आप रख सकते हैं CCl4 को। ठीक है जी, टेट्रा हेलो एल्केन्स में। These may be classified as mono, di or polyhalogen tetra, tetra, etc. compounds depending on the on whether they contain one, two or more halogen atoms in their structures। अब फॉर एग्जांपल हम जा रहे हैं, तो उसमें आप देखिए कि यहां एक है, तो इसको मोनो हेलो एल्केन, वैसे तो ये हेलो इथेन हो गया है। अब यहां दो हेलोजन है,
तो डाइहेलोल्केन हो गया। इट इज इथाइलीन डाइहेलाइड, ये आपके पास इथाइलीन डाइहेलाइड है, ठीक है जी। और यहाँ तीन तीन पड़े हुए, ट्राइहेलोल्केन हो गया। यहाँ एक ही पड़ा हुआ है तो ये मोनोहेलो एरीन हो गया, क्योंकि ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से आया है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से आया है। ये ऑर्थोमेटा पैरा, इसके डिफरेंट वेराइटीज बन जाएंगी ऑर्थोमेटा पैरा की। ये ट्राई हेलो एरीन है जिसके अंदर 1 2 3 है, ऐसे ढेरों और भी बन सकते हैं, 1 2 4 भी बन सकता है, 1 3 5 भी बन सकता है। कुल मिलाकर आपके दिमाग में एक बात जो मैं भेजना चाहता हूं वो क्या, कि अगर एल्केन है तो उसका H हटाकर X लगाएं, नंबर आप पे डिपेंड करता है, मोनो लगा रहे हैं, डाई लगा रहे हैं, ट्राई लगा रहे हैं, पोली लगा रहे हैं। ऐसे ही सेम बेंजीन का H हटाकर उसकी जगह पर हेलोजन लगाएं, डिपेंड आप पे करता है कि आप एक हेलोजन लगा रहे हैं, दो हेलोजन लगा रहे हैं, तीन हेलोजन लगा रहे हैं, ज्यादा लगा रहे हैं। मोनोहेलो कंपाउंड्स में फर्दर भी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटम टू विच द हेलोजन इज बॉन्डेड। हेलोजन किस टाइप के कार्बन पे बॉन्डेड है, sp3 पे बॉन्डेड है या फिर वो sp2 पे बॉन्डेड है या फिर वो sp पे बॉन्डेड है। तो उन्होंने कहा कि मोनो हेलो कंपाउंड्स में फर्दर बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द हाइब्रिडेशन ऑफ द कार्बन एटम टू विच द हेलोजन इज बॉन्डेड एज डिस्कस्ड बिलो। चेक करें, दिस क्लास इंक्लूड्स एल्काइल हैलाइड, और जिसको आप बोलते हो, पहले तो इसका नाम मैं मिथाइल क्लोराइड रख दूंगा, पहले तो इसका नाम मैं मिथाइल क्लोराइड रख दूंगा। और अगर मुझे इसको बोलना पड़ता है IUPAC, ये इसका कॉमन नेम है, ये इसका कॉमन नेम है। अगर मुझे इसका IUPAC नेम रखना पड़ता है तो मैं इसको बोलता हूं क्लोरोमीथेन। तो आप दोनों बातों को कनेक्ट करें, एल्काइल हैलाइड कॉमन नेम हो गया, इसका कॉमन नेमिंग हो गई है, और ये हेलो एल्केन्स इसका आईपैक नेम हो गया है, ठीक है जी। तो इसमें जो आपके पास कार्बन है जो हेलोजन से जुड़ा हुआ है वो sp3 हाइब्रिड है। इन एल्काइल हैलाइड्स द हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू एन एल्काइल ग्रुप, दे फॉर्म अ होमोलोगस सीरीज रिप्रेजेंटेड। तो अगर मुझे इसकी होमोलोगस सीरीज का एक जनरल फॉर्मूला पूछेगा तो भाई मैंने किया क्या, एल्केन्स का H हटाकर हेलोजन ही तो लगाया है, एल्केन्स का H हटाकर हेलोजन ही तो लगाया है, तो दे फॉर्म अ होमोलोगस सीरीज रिप्रेजेंटेड बाय CnH2n plus 1x। दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। वो मैं आपको बता ही देता हूं कैसे हो रहा है, कि अगर आपके पास जो हेलोजन है वो 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, जो हेलोजन है वो 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, जो हेलोजन है वो 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो जिस कार्बन से ये सारे के सारे हेलो एल्केन्स है, ये सारे के सारे एल्काइल हैलाइड्स है, लेकिन हमें देखना क्या है, जो हेलोजन है वो कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है। इफ द हेलोजन इज अटैच्ड विद प्राइमरी देन इट इज नोन एज अ प्राइमरी एल्काइल हैलाइड 1 डिग्री, बड़ा काम आएगा SN1 SN2 में। 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड 3 डिग्री टर्शरी एल्काइल हैलाइड। यही सेम हरकतें आप यहां भी कर सकते हैं, ये प्राइमरी बन गया। यही सेम हरकतें आप यहां कर सकते हैं, ये 2 डिग्री बन गया। यही सेम हरकतें यहां कर सकते हैं, ये टर्शरी बन गया। तो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड एंड टर्शरी एल्काइल हैलाइड, ठीक है जी। चलो पीछे की तरफ चलते हैं। तो यहां कहीं ना कहीं एल्काइल हैलाइड और हेलो एल्केन्स की बात चल रही थी। जनरल फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी according to the nature of carbon to which halogen is attached. If halogen is attached to a primary carbon atom in an alkyl halide, the alkyl halide is called primary alkyl halide or 1 degree alkyl halide. Similarly, if halogen is attached to secondary
और टर्शरी कार्बन एटम, द एल्काइल हैलाइड इज कॉल्ड सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। सिमिलरली अगर वही हेलोजन टर्शरी कार्बन से जुड़ा हो तो उसका आप टर्शरी या 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड बोलते हो। ये आपके सामने 1 to 3 डिग्री हेलो एल्केन्स में, और यहां 1 to 3 डिग्री मैंने हेलो एरीन्स में आपको बताने की कोशिश की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्राइमरी हुआ, ये सेकेंडरी हुआ, ये टर्शरी हुआ। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, वो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी होने की वजह से इनका फर्दर क्लासिफिकेशन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हो गया है। चलिए अलाइलिक हैलाइड्स की बात करते हैं। दीज आर द कंपाउंड्स इन विच अलाइलिक एक आप प्रोपीन का स्ट्रक्चर बनाए और उसके sp3 हाइब्रिड sp3 हाइब्रिड sp3 हाइब्रिड कार्बन से H हटा दें। तो जैसे ही sp3 हाइब्रिड से हाइड्रोजन हटा तो ये स्ट्रक्चर आपके पास 2 प्रोपीनाइल मीन अलाइल बन गया है और वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। These are the compounds in which the halogen atom is bonded to an sp3 hybridized carbon, sp3 hybridized carbon adjacent to C double bond C, adjacent पड़ोसी, नजदीक, नेबर, जो C डबल बॉन्ड C का adjacent है, to an allylic, तो इसका नाम हमने क्या कर दिया, allylic कार्बन। ओके, allylic कार्बन। तो यहां ये आपका अलाइलिक कार्बन हुआ, उससे हेलोजन जुड़ा हुआ है। ये आपका अलाइलिक कार्बन हुआ, उससे हेलोजन जुड़ा हुआ है। तो चाहे आप रिंग में चले जाएं, सी डबल बॉन्ड सी का पड़ोसी, ये सी डबल बॉन्ड सी जिनको विनाइलिक विनाइलिक बोलते हो, तो अगले दोनों कार्बन आपके पास क्या हो जाएंगे, अलाइलिक। अगले दोनों कार्बन आपके पास क्या हो जाएंगे, अलाइलिक। वहां आपने एक हेलोजन लगाना है और जैसे ही हेलोजन लगाएंगे तो इमीडिएटली वो आपके पास अलाइलिक हैलाइड बन जाएगा, अलाइलिक हैलाइड बन जाएगा। ठीक है जी। सेम मैनर में बेंजाइलिक हैलाइड्स बनेंगे। बेंजीन रिंग पर अगर कार्बन जुड़ा हो तो इसको हम लोग आईयूपीएसी में बेंजाइल बोलते हैं। ठीक है जी। और इसके भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री टाइप हो जाएंगे अगर उस पर हेलोजन जोड़ दिया गया है। कुल मिलाकर ये कार्बन तो sp3 था। तो दीज आर द कंपाउंड्स in which the halogen atom is bonded to an sp3, बिल्कुल है जी sp3, okay, sp3 hybridized carbon atom attached to an aromatic ring। तो ये वाला कार्बन एक एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, बेंजाइलिक। ये देखिए आप, ये हेलोजन हुआ, ये बेंजाइलिक कार्बन हुआ क्योंकि बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है। अब इसके भी फर्दर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री टाइप हो जाएंगे। तो अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो ये 1 डिग्री, इसको आप लोग BENZYL बोलते हैं। और अगर मैं, लो जी, अब ये 2 डिग्री आपके पास बेंजाइलिक स्ट्रक्चर हो गया है। और जैसा कि मैंने आपको पीछे भी सिखाया, ये 3 डिग्री बेंजाइलिक स्ट्रक्चर हो गया है। ठीक है, R डैश मिथाइल, R डबल डैश, यहां H लगा दें, R डैश एंड R डबल डैश दोनों मिथाइल मिथाइल। अगर यहां मिथाइल लगा रहे हैं, डबल डैश के हाइड्रोजन लगा रहे हैं, या दोनों के दोनों मिथाइल कर रहे हैं, तो 3 डिग्री बन जाएगा, जैसा कि मैंने आपको नीचे बनाकर दिखाया है। कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2 कार्बन हेलोजन बॉन्ड, तो विनाइलिक और अराइल की बात कर रहे हैं। ठीक है जी। अब देखिए आप, विनाइलिक सी डबल बॉन्ड सी, जैसे इथीन है, इथीन का जब आप H हटाते हैं तो जो स्ट्रक्चर बनता है ना, इथीनाइल, इथीन आइल, इथीनाइल, तो इस इथीनाइल का ही दूसरा नाम कॉमन में विनाइल है। तो जब आप इस पे हेलोजन जोड़ देंगे तो ये हेलोजन sp2 हाइब्रिड कार्बन से जुड़ा रहेगा, ये हेलोजन sp2 हाइब्रिड कार्बन से जुड़ा रहेगा, तो उसको आप बोलते हैं विनाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड। अब देखिए आप, जब आप अराइल की तरफ बढ़ेंगे तब भी सेम हरकत कर रहे हैं। बेंजीन रिंग का H हटा दें,
जैसे ही बेन रिंग का एच हटेगा, जैसे ही बेंजीन रिंग का एच हटेगा, तो आप उस स्ट्रक्चर को, क्योंकि पुराना नाम बेंजीन का फीन है, तो इससे बनेगा आपके पास फिनाइल, और इस पर आपने हेलोजन लगा दिया, तो जो कार्बन आपके पास है वो sp2 हाइब्रिड है। तो दीज आर द कंपाउंड्स in which halogen atom is directly bonded to the sp2 hybridized carbon atom of an aromatic ring। ठीक है जी, नोमेनक्लेचर की बात हो रही है अब उसने कहा जी, having learned the classification of halogenated compounds, let us now learn how these are named. The common names of alkyl halide are derived by the naming the alkyl group followed by the name of halide, like methane से मिथाइल तो बाद में हेलाइड बोल देना, तो ALKYL हेलाइड, कॉमन नेम के आगे हेलाइड लगाना, ये कॉमन नेम हो गया एल्काइल हेलाइड। इन द आईपैक नेमिंग सिस्टम, अब आपको पता है ये जो आपका हेलोजन है ना, हेलोजन, इसका कहीं भी आपके पास नोमेनक्लेचर में सफिक्स नहीं है, तो ओनली एंड ओनली भाई साहब का क्या है, प्रीफिक्स है। द derived by naming alkyl group followed by the name halide in the IPAC naming or nomenclature, the alkyl halide are named as हेलो सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोकार्बन। हेलो सब्स्टिट्यूटेड, लाइक इसका नाम अगर मुझे रखना हो हेलो सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोकार्बन, तो इसका मैं नाम रख दूंगा हेलो मीथेन, हेलो मीथेन, हेलोजन सब्स्टिट्यूटेड। हाँ, अगर यहां दो हेलोजन आ जाए तो मैं इसको प्रीफिक्स ही लिखूंगा, डाई हेलो मीथेन लिखूंगा, तो ये हेलो सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोकार्बन हो गया है। फॉर मोनो हेलो हाइड्रो, फॉर मोनो हेलोजन सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन, कॉमन एंड आईपैक नेम्स आर द सेम। लाइक अगर मुझे कोई बोलेगा कि इसका मुझे कॉमन नेम रखना है, तो सिंपल सी बात है, ये फिनाइल क्लोराइड या हेलाइड हो जाएगा। और अगर मैं हेलोजन के बाद बेंजीन लिख देता हूं, तो ये क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। ठीक है जी, कॉमन एंड आईपैक नेम्स आर द सेम फॉर डाइहेलोजन डेरिवेटिव, द प्रीफिक्स ऑर्थो मेटा पैरा, ये कॉमनली हम यूज करते हैं, ऑर्थो मेटा पैरा कॉमनली हम यूज करते हैं। ये देखिए आप 12 14 13 सॉरी एंड 14, ये 12 है, ये 13 है, ये 14 है। पहले वाला ऑर्थो हुआ, बाद वाला मेटा हुआ, उसके बाद वाला पैरा हुआ। For dihalogen derivative, the prefixes ortho meta para are used in the common system, but in IPAC system, as you have learned in class 11th, unit 12, the numerals 12, 13, 14, 12, 13, 14 are used. ठीक है जी, थोड़ी कॉमन सी बातें हैं, सिंपल बातें हैं, लर्न करते रहिए कॉन्टिन्यूसली। देखिए इसका जो नाम है वो पहला नाम रखा जाएगा एन प्रोपाइल, क्योंकि अगर ब्रांचिंग ना हुई हो, अनब्रांच्ड हो, तो उनके आगे कॉमन नेमिंग में नॉर्मल वर्ड रखा जाता है, नॉर्मल एन। तो एन प्रोपाइल 3 कार्बन है, लास्ट में ब्रोमाइड लग गया। और आईपैक नेमिंग में मैंने बताया कि हेलोजन का कोई भी सफिक्स नहीं है, हेलोजन का कोई भी सफिक्स नहीं है, तो हो जाएगा 1 ब्रोमोप्रोपेन। सिमिलरली 2 ब्रोमोप्रोपेन, बट ये स्ट्रक्चर जो आपको 11th क्लास में सिखाया गया आइसो स्ट्रक्चर है, 3 कार्बन होने से आइसोप्रोपाइल हो गया, और एंड में आप लोगों ने क्या लगा दिया है, क्लोराइड। सिमिलरली अगर कभी भी एक इथाइल और एक मिथाइल लगाओ, ये वाला, ये एनसीईआरटी में नहीं है, मैं अलग से बता रहा हूं, इसको सेकेंडरी ब्यूटाइल, क्योंकि कार्बन सेकेंडरी टाइप का हो गया। आइसो के लिए 2 मिथाइल का होना मस्ट है, जैसे कि यहां भी 2 मिथाइल है, आगे चेन चली गई है। आइसो प्राइमरी सेकेंडरी हो सकता है, इसीलिए इसको सेकेंडरी वाली रेंज में नहीं डाला गया है, तो आइसोब्यूटाइल क्लोराइड हो गया। और आईपैक नेमिंग में बार बार आपसे कह रहा हूं
कि जब भी कभी हेलोजन हो इसका सफिक्स नहीं होता है, तो 1 2 3 अल्फाबेटिकली क्लोरो पहले नंबर पे आ रहा है, मिथाइल दूसरे नंबर पे आ रहा है, चाहे इधर से चलूं चाहे उधर से चलूं, लेफ्ट राइट दोनों तरफ से, तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन इसका आईपैक नेम हो गया है। ठीक है जी। अब इसको देखिए आप, ब्रोमो बेंजीन, या फिर इसी को आप लोगों ने जैसे कॉमन नेम ब्रोमो बेंजीन दे दिया, मेरे अकॉर्डेंस में इसको फिनाइल ब्रोमाइड बोला जा सकता है, क्योंकि खुद एनसीईआरटी बोल रही थी जैसे एल्काइल हैलाइड्स हैं वैसे अराइल हैलाइड्स हैं। चलिए, अब इसको मेटा डाइब्रोमो, ये बिल्कुल परफेक्ट है कॉमन नेम में, क्योंकि 1 3 लोकेशन है, और ये 1 3 5 इसकी जो लोकेशन है, इसकी और इसकी और इसकी, वो 1 3 5 हो रही है। तो सिमेट्रिकल ट्राइब्रोमो, हाँ एक अनसिमेट्रिकल ट्राइब्रोमो भी बन सकता है। लो जी, तो आईपैक नेम ब्रोमोबेंजीन 1 3 डाइब्रोमोबेंजीन एंड 1 3 5 ट्राइब्रोमोबेंजीन। ओके, आईपैक नेमिंग जैसे कि मैंने आपको बताया ये एक नियोपेंटाइल स्ट्रक्चर बन गया है, क्योंकि इसको तो आप टर्शरी बोलते हो और इसको आप समथिंग न्यू नियो बोलते हो, और ये ऑलरेडी आइसो वाली कैटेगरी में जा चुका है। तो यहां मैंने Cl, यहां मैंने Cl, यहां मैंने Cl लगाया। मुझे कोई बोलेगा इसके आईपैक नेम दो, तो मैं हेलोजन को लीस्ट प्रायोरिटी पे रखने के लिए, और हेलोजन को लीस्ट प्रायोरिटी पे रखने के लिए, क्योंकि 3 से ऊपर चेन तो मेरे पास वैसे भी नहीं बन पा रही है, और मैं अगर लेफ्ट से चलूं या राइट से चलूं मिथाइल को, तो नंबर आपके सामने 2 2 ही आ रहा है, और यहां मेरे पास लॉन्गेस्ट चेन 3 की बन रही है, तो हेलोजन नंबर 2 पे कंसीडर हो जाएगा। तो जो टर्शरी ब्यूटाइल है, जो नियोपेंटाइल है, और ये आइसोप्रोपाइल है, इनके आईपैक नेम देने चले हम लोग, तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल, 3 कार्बन की चेन है तो प्रोपेन बन गया। इसके अंदर 2 2 डाइमिथाइल लिखने से पहले मुझे अल्फाबेटिकली क्लोरो को पहले लिखना पड़ेगा, 1 क्लोरो 2 2 डाइमिथाइल एंड 3 कार्बन की चेन है तो मुझे लिखना पड़ा प्रोपेन। ठीक है जी। और सिमिलर वे में मैं साइड में जा रहा हूं, तो यहां मुझे 2 ब्रोमो प्रोपेन लिखने को मिल रहा है, 2 ब्रोमो प्रोपेन लिखने को मिल रहा है। द डाई हेलो एल्केन्स, दो हेलोजन वाले एल्केन्स having the same type of halogen atoms are named as alkylidine और alkylene, वो मैं आपको बता देता हूं अभी। तो जेमिनल विसिनल वर्ग उसका क्लासिफिकेशन हो जाएगा। सुने, अगर मैं डाई हेलो एल्केन्स की बात कर रहा हूं, ठीक है जी, तो मान लीजिए मेरे पास इथेन है, इसका मैंने एक कार्बन रिमूव कराकर इथाइल बना लिया। ठीक है जी। अब इस इथाइल के साथ में दो टाइप के प्रोग्राम कर सकता हूं, रिमूवल ऑफ H फ्रॉम द सेम कार्बन, रिमूवल ऑफ द कार्बन फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द एडजेसेंट। तो जब मैं सेम कार्बन से H हटा रहा हूं, तो मैं इथाइल तो लिखूंगा ही लिखूंगा, सफिक्स मेरे पास IDENE आ जाएगा, स्ट्रक्चर बन जाएगा इथाइलिडीन। और जब मैं एडजेसेंट से हटा रहा हूं, तो बन जाएगा इथाइलीन, क्योंकि सफिक्स मैंने इसमें क्या जोड़ दिया है, यहां IDNE, यहां ENE, और इथाइल का इथाइल कॉपी पेस्ट कर दिया है, इथाइल का इथाइल कॉपी पेस्ट कर दिया। एक बात और बता दूं, अगर एक ही कार्बन की दो वैलेंसी फ्री हो, इफ टू फ्री वैलेंसीज आर ऑन सेम कार्बन, तो उनको हम लोग, एक जोड़ी एक होती है जेमिनी, उनको जेमिनल बोलते हैं, जुड़वा। और एडजेसेंट हो तो उसको आप लोग पड़ोसी विसिनल बोलते हो, नेबर्स।
एडजेसेंट, पड़ोसी। यही बात पीछे की हुई थी। द डाइहेलोकेन्स हैविंग द सेम टाइप ऑफ हेलोजन atoms are named as alkylidine or alkyline dihalides. The dihalo compounds having both the halogen atoms are further classified as geminal or gem dihalides when both the halogen atoms are present on the same carbon atom of the chain, and vicinal halides or vis dihalides when halogen atoms are present on adjacent carbon atoms. In common name system, geminal dihalides are alkylidines and vicinal dihalides are the alkylenes. In IUPAC nomenclature, they are named as, क्योंकि मैंने आपको बताया था हेलोजेंस का कोई भी सफिक्स नहीं होता, तो डाई हेलो एल्केन्स। बस आपको समझना क्या है, लोकेशन। अगर मैं आपको ये एक इथाइलिडीन स्ट्रक्चर दे रहा हूं, क्लोराइड लिख रहा हूं, बाय डिफॉल्ट डाई है इसके अंदर, तो 1 डाइक्लोरो, इथेन इसका आइपिक नेम हो गया है। और अगर एडजेसेंट में हो, इट इज 1 डाइक्लोरो इथेन, इसको इथाइलीन बोल दिया है। तो इधर से इथाइलीन, इधर से इथाइलिडीन, डन है। 1 डाइक्लोरो इथेन और 1 डाइक्लोरो इथेन। ओके, सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ हेलो कंपाउंड्स आर मेंशन्ड इन द टेबल 10.1। तो नजर मार लें एक बार। सेकेंडरी ब्यूटाइल की बात मैंने आपसे की थी, जो मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा था, एक मिथाइल एक इथाइल एक कार्बन पर लगे हो तो सेकेंडरी है, यहाँ क्लोरीन जोड़ दिया गया। तो कॉमन नेम सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड और आइपक नेम 1234 2 क्लोरो ब्यूटेन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये स्ट्रक्चर नियोपेंटाइल है, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया था। उसकी आइपक नेमिंग ऑलरेडी डन हो चुकी है, तो आप इसको टाइम खराब नहीं करना चाहते तो जनरल में निकाल सकते हैं। सॉरी, इट इज 1 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। टर्शरी, इसके बारे में भी आपसे जिक्र हो चुका है। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। ये अगला विनाइल है, ये लो जी। तो 1 क्लोरो इथीन इसका आइपक नेम हो जाएगा, और वैसे इसको विनाइल बोलते हैं। नेक्स्ट, अलाइल, मोस्ट फेमस एंड मोस्ट इंपोर्टेंट। दो डबल बॉन्ड के पड़ोसी को आप अलाइल बोलते हो, तो ये अलाइल ब्रोमाइड हो गया है। अगर आप आइपक नेमिंग पे जाना चाहते हैं तो फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड सब्स्टिट्यूएंट में जो मल्टीपल बॉन्ड है, वो जिसका सफिक्स नहीं है, उसके कंपैरिजन में हाई प्रायोरिटी पे काउंट होता है। हाई प्रायोरिटी पे काउंट होता है। तो ब्रोमो आपके पास बाद में आएगा, और डबल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होगी, एम एम मल्टीपल बॉन्ड। इट इज 3 ब्रोमो 1 प्रोपीन। नेक्स्ट आप देखें ऑर्थोक्लोरोटोलुइन, क्योंकि टोलुइन का स्ट्रक्चर आपको पता ही है, और क्लोरो की लोकेशन बदलते चले जाएं आप। पिछले वाले में एफएमएस है, फंक्शनल मल्टीपल एंड सब्स्टिट्यूएंट, और ब्रोमो का कोई भी सफिक्स है नहीं, दैट्स वाई ये साइड चेन के फॉर्म में काउंट होएगा। आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं लाइन टू लाइन, ठीक है जी, वर्ड टू वर्ड विद 100% एक्सप्लेनेशन। तो ऑर्थोक्लोरोटोलुइन हो गया, और दोनों प्रीफिक्सेस हैं, तो ये लीजिए। तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन इसका आइपक नेम हो जाएगा, और इसके अलावा 2 क्लोरोटोलुइन भी इसका नेम आइपक ने एक्सेप्ट कर लिया है। ये बेंजाइल क्लोराइड है। क्लोरोफिनाइल, जैसे कि पहले मैं आपको बता रहा था कि ये हमेशा प्रीफिक्स काउंट होता है। तो ये क्लोरो है, ये फिनाइल है, और ये आपके पास मीथेन है। ये एक अच्छा सोलवेंट है। मिथाइलिन क्लोराइड डाइक्लोरोमीथेन, क्लोरोफॉर्म ट्राइक्लोरोमीथेन, ब्रोमोफॉर्म ट्राइब्रोमोमीथेन, CCl4 ट्राइक्लोरो टेट्राक्लोरोमीथेन, और यहाँ 1 2 3 करके 1 फ्लोरोप्रोपेन या एन प्रोपाइल फ्लोराइड।
अब एग्जाम्पल 10.1 में हमें यही कह रहा है वो कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑल 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स दैट हैव द मोलिकुलर फॉर्मूला C5H11Br। अब 8 अगर वो कह रहे हैं ना आपसे 8, तो ये आपको 11th क्लास में बताया गया था कि मीथेन 1 है, इथेन 1 है, प्रोपाइल 2 है, ब्यूटाइल 4 है और पेंटाइल 8 है। तो एक काम करिए आप, पहले एक एल्केन स्ट्रक्चर बनाए, पहले आप इसके एल्केन स्ट्रक्चर बनाए, पहले आप इसके एल्केन स्ट्रक्चर जो 3 ही बनते हैं वो ड्रॉ करते हैं। ठीक है जी। अब जो टास्क मैं आपको दे रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, 1 2 एंड 3, 2 एंड 1, बस जहां जहां मैंने नंबरिंग की है वहां के एच हटा हटाकर हेलोजन लगाते जाइए। सेम है, सेम अलग हो गया, ये थर्ड अलग हो गया, ये फोर्थ अलग, तो 3 ऊपर हो गए, 4 ये बन गए, और ये सारे के सारे सेम ही आपको एल्काइल हैलाइड देंगे। तो इसको दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर किया जा सकता है, चाहे आप टर्म 1 या टर्म 2 में जा रहे हैं। पीएमटी के लिए भी कोई और जेई मेंस के लिए भी कोई बुरी बात नहीं है, और जेई एडवांस के लिए भी कोई बुरी बात नहीं है कि आप एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड अगर पढ़ रहे हैं तो बुरा क्या है। क्लियर। तो आपके पास 1 2 3 4 5, 1 ब्रोमो क्या बन गया जी, पेंटेन। 1 2 3 4 5, 2 ब्रोमो, बस आप समझेंगे ऊपर वाले का चल रहा है मटेरियल जो मैं सबसे पहले नंबर पे लिखा हूं, 2 ब्रोमो पेंटेन, और फिर 3 ब्रोमो पेंटेन, तो ये तीनों तीनों तो सीधे सीधे आ जाएंगे यहां से। उसके बाद आप यहां से H हटा रहे हैं और Br लगा रहे हैं, तो 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 1 ब्रोमो, क्योंकि अगर मैं लेफ्ट से नेमिंग शुरू करता हूं तो मिथाइल को दूसरा मिल रहा है, और अगर मैं राइट से शुरू कर रहा हूं तो ब्रोमो को पहला मिल रहा है, तो अल्फाबेटिकली ब्रोमो इज कंसीडरेबल। लो जी, सेकंड नंबर देखो, पूरी पूरी सीक्वेंस चला रहा है, अब यहां लगा दिया उसने, दोनों को दो दो नंबर मिल रहे हैं, ब्रोमो को और मिथाइल को, तो साफ है ब्रोमो बी अल्फाबेटिकली कंसीडरेबल है। फिर आप देखिए यहां लगाया उसने इस जगह पे, ठीक है जी, देख सकते हैं आप लोग, तो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन और 1 ब्रोमो 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, ये आपके सामने है। तो जब यहां से लगा देंगे तो 1 ब्रोमो 2 2 डाइमिथाइल, ये आपके पास 8 स्ट्रक्चर ड्रॉ हो जाएंगे। मैंने आपको एक सिंपल ट्रिक बता दी है कि पहले पेंटेन के 3 आइसोमर बनाए, फिर पेंटाइल के 8 आइसोमर आराम से आपकी कॉपी में ड्रॉ हो जाएंगे। चलिए, राइट एपिक नेम्स ऑफ द फॉलोइंग, मुझे एपिक नेम लिखने हैं इनके। तो पहला स्ट्रक्चर आपके पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH मिथाइल एंड ब्रोमो है। तो हमें क्या सिखाया गया, FMS, फंक्शनल मल्टीपल बॉन्ड सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है जी। तो लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की बन रही है, 5 की, ब्रोमो को दूसरा और डबल को भी दूसरा मिल रहा है, तो आपको मल्टीपल बॉन्ड को प्रेफरेंस और प्रायोरिटी देनी है। तो 4 ब्रोमो पेंट 2 इन, 4 ब्रोमो पेंट 2 इन। सिमिलरली अगला स्ट्रक्चर आप लिख रहे हैं जब CH2 डबल बॉन्ड CH मिथाइल, नेक्स्ट आपके पास H CH3 एंड ब्रोमो, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपके पास वही 1 2 3 4 5 5 कार्बन की बन जाएगी, डबल बॉन्ड पहले नंबर पे, डबल बॉन्ड आपके पास पहले नंबर पे, और अगर मैंने चेन सही बनाई तो 1 2 3 और 4 4 कार्बन की बन रही है, थोड़ा सा नंबर ज्यादा हो गया। CH2 डबल बॉन्ड, C पर मिथाइल है, फिर उसके बाद CH है, फिर मिथाइल है, फिर ब्रोमो है। ठीक है जी। तो ये लॉन्गेस्ट चेन बन जाएगी 1 2 3 4, 3 ब्रोमो 2 पर मिथाइल है, ब्यूट 1 इन इसका एपिक नेम हो जाएगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लेते हैं जी।
CH3, CH डबल, C पर मिथाइल है, CH मिथाइल है, फिर ब्रोमो है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 5 कार्बन की बन रही है। ब्रोमो दूसरे पे आ रहा है, डबल भी दूसरे पे आ रहा है, तो डबल की प्रायोरिटी हमेशा ज्यादा रहेगी। तो 4 पर ब्रोमो बिल्कुल ठीक है, 3 पर मिथाइल बिल्कुल ठीक है, पेंट 2 इन परफेक्ट जा रहा है। अगले 3 स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस आप एज ओन मतलब अपने होमवर्क के फॉर्म में करें, जैसे मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किए उसी मॉडल में आप भी करें और प्रैक्टिस कर लें। नाउ राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। मुझे जो स्ट्रक्चर दे रखे हैं, नेम दे रखे हैं, उनके स्ट्रक्चर ड्रॉ करने। तो 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। सबसे पहले होता है हम स, ये सफिक्स और वर्ड रूट उठाते हैं। 2 पर क्लोरो जैसा उसने गाइड किया और 3 पर मिथाइल जैसा उसने गाइड किया, तो ये हमारे पास एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ हो जाता है। उसने कहा जी हेक्सेन, मैंने 6 कार्बन की चेन बना ली। उसने कहा जी 1 पर क्लोरो लगा दें, 1 2 3 4, 4 पर आप इथाइल लगा दें, और साइक्लो कह रहा है, लो जी फिर तो और आसान। साइक्लो के लिए साइक्लो हेक्सेन बनाया गया, 1 पर क्लोरो लगाया गया, 4 पर इथाइल लगा दिया गया, 4 टर्शरी ब्यूटाइल 3 आयोडोहेप्टेन, 7 कार्बन का एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया गया, 2 4 6 एंड 7। 4 पर एक टर्शरी, और टर्शरी नोमेनक्लेचर के अंदर टर्शरी ब्यूटाइल बोलना वैलिड नहीं है, लेकिन ठीक है एनसीईआरटी कर रही है तो हमें लिखना पड़ेगा। 3 आयोडो, 1 4 डाइब्रोमो ब्यूट 2 इन, तो हम ब्यूट 2 इन लिख लें। 1 और 4 पर ब्रोमो लगा लें, फिर इसको कपड़े पहना दें। 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल, बेंजीन और कह रहा है उसके बाद, बेंजीन बना। 1 पर ब्रोमो लगा, 4 पर सेकेंडरी ब्यूटाइल, आपको बताया था सेकेंडरी ब्यूटाइल में एक कार्बन पर एक मिथाइल होता है, एक इथाइल एक इथाइल एक मिथाइल। 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल और 2 मिथाइल बेंजीन। तो स्ट्रक्चर आपके पास ड्रॉ हो गया है, ठीक है जी। इसके बाद है नेचर ऑफ द कार्बन हेलोजन बॉन्ड। नेचर ऑफ द कार्बन हेलोजन बॉन्ड, इसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं जी हम लोग अब। नेचर ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड। हेलोजन एटम्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सबको पता है। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये कार्बन से तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ही, ठीक हो गया। देयरफॉर कार्बन हेलोजन बॉन्ड ऑफ एल्काइल हैलाइड इज पोलराइज्ड, ये पोलर बॉन्ड है। द कार्बन एटम बियर्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, whereas a halogen atom bears a partial नेगेटिव चार्ज, ठीक हो गया। तो अब जब कार्बन हेलोजन बॉन्ड को देखेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा इस बॉन्ड में पोलैरिटी एग्जिस्ट कर रही है। चलिए, एज वी गो डाउन द ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल, कार्बन फ्लोरीन, कार्बन क्लोरीन, कार्बन ब्रोमीन, कार्बन आयोडीन, द साइज ऑफ हेलोजन एटम इंक्रीजेस। उससे क्या हुआ, फ्लोरीन एटम इज द स्मॉलेस्ट, सबको पता है, और आयोडीन एटम इज द लार्जेस्ट, ये भी सबको पता है, ठीक है जी। कॉन्सिक्वेंटली द कार्बन हेलोजन बॉन्ड लेंथ ऑल्सो इंक्रीजेस। तो मेरे से अगर कोई कार्बन हेलोजन बॉन्ड लेंथ पूछेगा तो कार्बन फ्लोरीन से बड़ा कार्बन, क्लोरीन से बड़ा कार्बन, ब्रोमीन से बड़ा कार्बन, आयोडीन, सिंपलेस्ट। Also increases from carbon fluorine to carbon iodine. Some typical bond lengths, bond enthalpies and dipole moments. और dipole moment very very important concept है,
क्यों, इस पर क्वेश्चन बनते हैं और इसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिविएशन भी है, इरेगुलरिटी भी है। एल्काइल हैलाइड्स आर बेस्ट प्रिपेयर्ड फ्रॉम एल्कोहल्स विच आर इजिली एक्सेसिबल, ये बात आपको मैं बताऊंगा जब प्रिपरेशन मेथड की बात आएगी, उसकी लाइन है। तो टेबल 10.2 देख लें एक बार हम लोग। तो बॉन्ड लेंथ 139, 178, 193 एंड 214, तो इसको एबीसी लिख लें एक बार, एबीसीडी। तो जब मैं बॉन्ड लेंथ इन पिकोमीटर बात करूंगा, ए ग्रेटर देन बी, ए लेस देन बी, बी लेस देन सी एंड सी लेस देन डी, डी सबसे हाईएस्ट है। अब बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंथैल्पी एक दूसरे के होते हैं रिवर्स 99.99% केस में। बॉन्ड एंथैल्पी, ठीक है जी, तो यहां मेरे पास ए की ग्रेटर 452, देन बी, देन सी, देन डी, ये रिवर्स हो गया। अब क्वेश्चन बनता है डाइपोल मोमेंट का। सबको पता है म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी होएगा डाइपोल मोमेंट। तो एक तरफ तो कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड के अंदर फ्लोरीन का चार्ज फेवर कर रहा है, कार्बन आयोडीन के अंदर आयोडीन की जो साइज है, लेंथ है, डिस्टेंस है, वो फेवर कर रही है। तो हुआ क्या, इन दोनों का जो कलेक्टिव रिजल्ट मेरे पास आया वो बड़ा बढ़िया रखा है और एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में जाएगा। तो हाईएस्ट जो हुआ वो CH3Cl का हो गया कलेक्टिवली दोनों का डेटा मल्टीप्लाई करने से। देन आफ्टर CH3F हो गया, देन आफ्टर जो होना था Br, एंड फाइनली CH3I। तो क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, जिसको आप ढंग से रीड कर ले, ये एग्जाम्स का क्वेश्चन बनता है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में काउंट होता है। ओके, नाउ मेरे पास है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द हेलो एल्केन्स। मेथड ऑफ प्रिपरेशन MOP, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द हेलो एल्केन्स। तो सबसे पहले हम एल्कोहल्स की हेल्प से, फ्रॉम एल्कोहल्स हम एल्काइल हैलाइड्स को प्रोड्यूस करेंगे, एल्काइल हैलाइड्स को प्रोड्यूस करेंगे। लीजिए, अब हमारे पास जो टारगेट सेट हुआ वो टारगेट सेट हुआ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ एल्कोहल इज रिप्लेस्ड बाय हैलोजन। तो चेक कर ले, ये मेरे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ठीक है जी, रिप्लेस्ड बाय हैलोजन है। उन रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेटेड, अब कौन कौन हो सकता है, तो पहले टारगेट पे हमारे पास यहां तक पहुंचने के लिए कॉन्सेंट्रेटेड HX हुआ, दूसरा टारगेट PX3 PX5 हुआ, तीसरा टारगेट हमारे पास थायोनिल क्लोराइड SOCl2 हुआ। थायोनिल क्लोराइड को प्रेफरेंस देते हैं, क्यों देते हैं जी, ध्यान से सुने। थायोनिल क्लोराइड को हम लोग प्रेफरेंस देते हैं, ये प्रेफर्ड है। थायोनिल क्लोराइड को हम प्रेफरेंस देते हैं। अब क्यों प्रेफर करते हैं जी, क्योंकि रिएक्शन जो एल्काइल हैलाइड की हो रही है ना, और एल्काइल हैलाइड बन रहा है, मतलब इससे SOCl2, यहां आपको RX मिला, SO2 मिला, HCl मिला। ये SO2 और HCl ये गैसेज हैं और गैसेज होने की वजह से एस्केप कर जाएंगे। थायोनिल क्लोराइड इज प्रेफर्ड बिकॉज इन दिस रिएक्शन एल्काइल हैलाइड इज फॉर्म्ड along with gases SO2 HCl, the two gases products are escapable। ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये escapable है, आराम से बाहर हो जाने वाले। Hence the reaction gives pure alkyl halide। तो यहां से जो एल्काइल हैलाइड की यील्ड मिली वो प्योर मिली, इसीलिए प्रेफर्ड है। द रिएक्शन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्कोहल विद HCl require the presence of catalyst ZnCl2। with tertiary alcohol the reaction is conducted by simply shaking the alcohol with concentrated HCl at room temperature। थोड़ी सी बात कर ले, ये मेरे पास है एल्कोहल, अगर ये प्राइमरी है, अगर ये सेकेंडरी है, अगर ये टर्शरी है, तो प्राइमरी सेकेंडरी के साथ जब मैं HCl का रिएक्शन करवा रहा हूं, एल्कोहल विद कॉन्सेंट्रेटेड HCl, कॉन्सेंट्रेटेड लिख दिया गया, तो यहां मुझे एक
कैटलिस्ट लेना पड़ेगा बॉन्ड ब्रेक करने के लिए। तो यहां मैंने ZnCl2 ले लिया, जो एक अपने आप में लुईस एसिड है और अल्कोहल के ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाकर OH का रिमूवल इजी करता है, बताएंगे। अब टर्शरी के साथ आपको ऐसा कुछ करने की नीड नहीं है, कॉन्संट्रेटेड HCl ले ले, ठीक है जी। अल्कोहल विद कॉन्संट्रेटेड HCl रूम टेम्परेचर पर, इसको साथ सिर्फ शेक करना है आपने। कांस्टेंट बॉइलिंग विद HBr 48% इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग एल्काइल ब्रोमाइड। तो यहां तो मैं RCl बनवा लूंगा, लेकिन अगर किसी को RBr बनवाने हैं, तो मैं कांस्टेंट बॉइलिंग 48% HBr लिया और लगातार 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 इसके साथ में बॉइलिंग करवाता चला गया, एल्काइल ब्रोमाइड्स मिल गए। गुड यील्ड्स ऑफ Ri मे बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग। ये लो जी, अल्कोहल से मुझे Ri बनवाना है। गुड यील्ड्स ऑफ Ri may be obtained by heating alcohol with sodium or potassium iodide in the phosphoric acid। और जो आप फोस्फोरिक एसिड की बात कर रहे हैं वो अप्रोक्सीमेट 95% कॉन्सेंट्रेटेड है। वो प्रोटॉन का डोनर होएगा जो HI बना देगा और फिर रिएक्शन फर्दर प्रोसीड कर जाएगी। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि टर्शरी रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन कर रहा है, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ द अल्कोहल 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। Phosphorus tribromide and triiodide are usually generated in situ, produced in the reaction mixture। in situ का मतलब होता है रिएक्शन मिक्सचर के अंदर ही, in situ on the spot जनरेट करना, by the reaction of red P with bromine and iodine respectively। चेक कर लें जी इस बात को। ये मेरे पास एक अल्कोहल है, यहां मुझे इसका रिएक्शन करवाना है PX3 से, तो फोस्फोरस का X2 के साथ रिएक्शन करवाया। Phosphorus tribromide and triiodide are usually generated in situ, produced in the remaining reaction mixture by reaction of red P with bromine and iodine respectively। तो यहां X2 का मतलब ब्रोमीन आयोडीन है। तो एक बार रिएक्शन चेक कर ले। जब ये प्राइमरी है तो ZnCl2, और शायद आपको एक बात पता हो, नहीं तो अपनी कॉपी में नोट कर ले, कॉन्संट्रेटेड HCl विद एनहाइड्रस ZnCl2 को कलेक्टिवली आप ल्यूकास रिएजेंट बोलते हैं, ल्यूकास रिएजेंट बोलते हैं, ठीक है जी। और जब आपने HBr प्रोड्यूस करना था तो ये भी इन सिटू प्रोड्यूस किया। इसके लिए फास्फोरस और क्लोरीन लिया, ब्रोमीन लिया। PCl5 के लिए भी ऐसा प्रबंध है, लेकिन PCl5 के रेफरेंस में एक बात मैं आपको एडिशनल बता दूं कि जो फास्फोरस है उसका जो एक्सियल बॉन्ड है वो 240 पिकोमीटर है, तो जो आपका इक्वेटोरियल है इसके कंपैरिजन में ये अप्रोक्सीमेट 202 पिकोमीटर के आसपास होता है। तो एक्सियल का बॉन्ड ब्रेक आसान होएगा, इसीलिए POCl3 इस दो क्लोरीन बॉन्ड के टूटने के बाद, और PCl3 बचा वो ऑक्सीजन के साथ POCl3 बना गया, HCl RCl अलग मिल गया, ROH रेड P हेलोजन, ब्रोमीन आयोडीन, तो RX मिल गया। इसके साथ ये गैसेस फॉर्म में एस्केपेबल नेचर के आ गए। कुल मिलाकर HCl ZnCl2 के साथ कॉन्संट्रेटेड HX PX3 PX5 SOCl2, और SOCl2 को एनसीईआरटी ने बेस्ट मेथड बोला, तो हमें फोकस करना चाहिए। अगर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, सब्जेक्टिव बनता है, तो हमें उसी अकॉर्डेंस में आंसर देना पड़ेगा। अब प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल क्लोराइड इज कैरिड आउट ईदर बाय पासिंग ड्राई HCl
gas through a solution of alcohol or by heating a mixture of alcohol and concentrated aqueous halogen acid। अगर आपको अल्कोहल से एल्काइल क्लोराइड बनाना है तो या तो आप ड्राई HCl में से सीधे पास करवा दो, और बाय हीटिंग विद अ मिक्सचर ऑफ एल्कोहल, ये एल्कोहल हो गया, विद कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस हेलोजन एसिड ले लो। द अबो मेथड्स आर नॉट एप्लीकेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अराइल। अगर आप सोच रहे हैं कि आप इस जगह पे फिनोल सेट करके ऊपर जितने भी रिएजेंट दिए थे उससे आप क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आइडो बेंजीन बना लेंगे तो मुश्किल काम है। आप कहेंगे क्यों मुश्किल है, तो उसकी वजह है रेजोनेंस। ड्यू टू रेजोनेंस कार्बन ऑक्सीजन के अंदर डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन फिनोल हैज अ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर एंड इज डिफिकल्ट टू ब्रेक, बीइंग स्ट्रोंगर देन सिंगल। स्ट्रोंगर देन सिंगल, ये एक दिक्कत आपको इसके अंदर आएगी, डबल बॉन्ड कैरेक्टर की एक दिक्कत आपको आएगी। तो इसीलिए फिनोल से क्लोरोबेंजीन बनाने के तरीके अलग हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से उस बॉन्ड को तोड़ना बड़ा ही मुश्किल हो रखा है, बड़ा ही डिफिकल्ट हो रखा है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं जी। इसमें जो अल्कोहल से हम लोगों ने ना एल्काइल हैलाइड बनाई, अगर हम उसको एक सिंगल शॉट में खेलना चाहें तो सबस्ट्रेट आपके पास ROH है, रिएक्टिविटी ऑर्डर 3 to 1 है, रिएक्शन करवाने के लिए तीन तीन आपके पास डिफरेंट रिएजेंट है, HCl कॉन्सेंट्रेटेड। अगर टर्शरी एल्काइलाइड ले रहे हो तो सिर्फ इसको शेक करने से काम बन जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर प्राइमरी और सेकेंडरी ले रहे हो तो ZnCl2 एनहाइड्रस के साथ हमें HCl लेना ही पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि वो एक कैटलिस्ट है जो अल्कोहल के लोन पेयर के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाकर इसको गुड लिविंग ग्रुप बना देता है। फिर SOCl2 को NCERT बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर द RCl बोल रही है, PX3 PX5। अगर PCl3 है तब तक तो चल जाएगा, डायरेक्ट ले ले, लेकिन PBr3 PI3 मुझे फोस्फोरस के साथ ब्रोमीन या फोस्फोरस के साथ आयोडीन लेकर ही डील करने पड़ेंगे, इन सिटू प्रोडक्शन करना पड़ेगा। चलो जी, अब हम हाइड्रोकार्बन्स की हेल्प लेकर, जिसमें एल्केन भी आएगा, एल्कीन भी आएगा, एल्काइन भी आएगा। अगर हम डाई की तरफ जाएं तो एल्काइल हैलाइड बनाना है तो एल्केन एल्कीन को लेकर काम चल सकता है। तो फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स की तरफ बढ़ते हैं। सबस्ट्रेट इसका एल्केन है, 3 to 1 का ऑर्डर है। टर्शरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना कंपैरेटिवली आसान है। रिएक्शन हेलोजन, और उसमें भी फास्टेस्ट रिएक्ट कौन कर रहा है? वो कर रहा है आपका फ्लोरीन, देन क्लोरीन। इवन फ्लोरीन तो डार्क में ही इजीली रिएक्शन कर लेगा। आयोडीन को रिक्वायरमेंट ऑफ द कैटलिस्ट पड़ेगी क्योंकि इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन रिवर्सिबल है। आयोडीन की प्रेजेंस में रिएक्शन रिवर्सिबल है। तो होगा क्या जी, आपके पास फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन ऑफ एल्केन आपको एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ आइसोमेरिक मोनो एंड पॉलीहेलोएल्केन दे देगा। आइसोमेरिक मिक्सचर ऑफ द मोनो एंड पॉलीहेलोएल्केन दे देगा, जो कि सेपरेट करना प्योर कंपाउंड के फॉर्म में वेरी डिफिकल्ट है। कॉन्सिक्वेंटली यील्ड ऑफ एनी सिंगल कंपाउंड इज लो, मिक्सचर बनता है। अब आप सिर्फ ब्यूटेन का एग्जांपल ले लें। ब्यूटेन पर जब मैंने क्लोरीन और लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई, और मैंने एक बड़ा सिंपल सा बच्चों को एक हिंट दिया हुआ है, इफ यू वांट टू प्रोसीड द फ्री रेडिकल रिएक्शंस, अगर आप कोई भी फ्री रेडिकल रिएक्शन को प्रोसीड करना चाहते हैं, हीट इलेक्ट्रिक करंट, लाइट पेरोक्साइड, रेडिकल से रेडिएशन,
इनिशिएशन के लिए दे सकते हैं जिससे फ्री रेडिकल रिएक्शंस प्रोसीड करने लग जाएं। तो जब आप ब्यूटेन पर क्लोरीनेशन करवा रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट और हीट, तो 1 and 2, 1 क्लोरोब्यूटेन एंड 2 क्लोरोब्यूटेन, अगर इसमें थोड़ा सा ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का ट्विस्ट डालें तो जो आपका सेकंड नंबर कंपाउंड है ना वो कारेल है, और जो सेकंड नंबर कंपाउंड कारेल है, तो जब भी कभी कोई अकारेल कारेल में बदलता है तो वहां रेसिमिजेशन मतलब दो प्रोडक्ट मिलते हैं, एक आपके पास आर फॉर्म होएगा, दूसरा आपके पास एस होएगा, एक डेक्स्ट्रो होएगा और एक लीवो। तो अगर स्ट्रक्चरल पूछ रहा है तो आपके पास ओनली 2 आंसर आ रहे हैं, लेकिन वो स्ट्रक्चरल के साथ साथ आपसे स्ट्रक्चरल विद ऑप्टिकल भी पूछ रहा है, स्टीरियो भी पूछ रहा है, तो आपके 3 आंसर आ रहे हैं। इसी तरीके से एल्कीन को टारगेट करके भी आप एल्काइल हैलाइड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड HX का एडिशन है, एन एल्कीन is converted to corresponding alkyl halide, same number of carbon corresponding, by reaction with HCl, HBr और HI। तो सबस्ट्रेट एल्कीन है, ब्रांच्ड एल्कीन फास्ट रिएक्ट करेगी क्योंकि वो एक स्टेबल कार्बोकेटाइन के थ्रू जाएगी। रिएक्शन करवानी है HX मतलब HI, HBr, HCl, HF। तो एल्कीन पर HX का अटैक हुआ, HF का अटैक तो वेरी डिफिकल्ट है क्योंकि इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वेरी हाई है। ठीक है जी। तो हुआ क्या, किसी एल्कीन पर HX का अटैक हुआ तो अकॉर्डिंग टू मार्कोवनिकोव रूल, जैसे कि मैं आपको प्रोपीन का एग्जांपल दे रहा हूं, तो जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है प्रोटॉन, इलेक्ट्रोफाइल, ये उस कार्बन पर मेजर यील्ड देगा क्योंकि स्टेबल कार्बोकेटाइन के थ्रू प्रोसीड करेगी। जो स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाए, तो मेरे पास 2 आयोडो प्रोपेन मेजर प्रोडक्ट हो गया और 1 आयोडोप्रोपेन मेरे पास माइनर यील्ड हो गया। एडिशन ऑफ हेलोजन करने जा रहे हैं ब्रोमीन CCl4, जो कि एक ब्राउन मिक्सचर है और डबल बॉन्ड पे अटैक के बाद कलर डिसअपियर हो जाता है, और इसको हम लोग डिटेक्शन ऑफ द डबल बॉन्ड भी बोलते हैं। एडिशन ऑफ हेलोजन इन द लेबोरेटरी, एडिशन ऑफ ब्रोमीन इन CCl4, ब्रोमीन CCl4 to an alkene, resulting in the discharge of reddish brown color of bromine, constituent an important method for the detection of double bond। अगर कहीं डबल बॉन्ड पहचानना चाहते हैं तो ब्रोमीन CCl4 की रिएक्शन करवा दें, अगर वो कलर डिसअपियर हो जाए तो कहिए कि वो कहीं ना कहीं एक टेस्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ डबल बॉन्ड है। एडिशन रिजल्ट्स इन द सिंथेसिस ऑफ विसिनल डाइब्रोमाइड, ये विसिनल डाइब्रोमाइड आपके सामने बन रखे हैं जो नेचर वाइज कलरलेस है। 10.3 आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपको सारे के सारे वो पॉसिबल मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स पहचानने हैं जो फ्री रेडिकल मोनोक्लोरिनेशन से आइसोब्यूटेन यूज करके बनेंगे। आइसोपेंटेन, इट इज आइसोपेंटेन। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले दोनों मिथाइल सेम टाइप का प्रोडक्ट आपको दे रहे हैं, तो आपके पास फर्स्ट प्रोडक्ट 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन बन गया। सेकंड मैंने जो प्रोडक्ट आपके लिए बनाया वो इस टर्शरी कार्बन पे बनाया, नोमेनक्लेचर में दूसरे कार्बन पर, और फिर इस तीसरे पर बनाया नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंगली, और फिर इस पे बनाया 4th नंबर पे। अगर मुझे स्ट्रक्चरल बोलता है तो मैं सीधा इसका 4 आंसर देकर आ जाऊंगा कि मेरे पास 4 मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। लेकिन अगर मुझे वो बोलता है कि आपको स्टीरियो आइसोमर भी साथ में बताने, तो जब मेरे से वो स्टीरियो आइसोमर की बात करेगा ना, जब मुझसे वो स्टीरियो आइसोमर्स की बात करेगा ना, तो मैं उसके अंदर स्टीरियो आइसोमर्स जो दूंगा, वो जो फर्स्ट नंबर है उसका ये कार्बन देखें कारेल है, और जो आपके पास थर्ड नंबर है उसका ये वाला कार्बन कारेल है। कभी भी ये मत सोचना कि जिसपे हेलोजन जुड़ा हो उसी को कारेला कारेल बोलना है, ऐसा नहीं होता। हमें मॉलिक्यूल के अंदर कोई भी कारेल कार्बन ढूंढना है जिस पर 3
इथाइल, मिथाइल, क्लोरोमिथाइल तो आपको दिख रहा है, और फोर्थ हाइड्रोजन डिफरेंट ग्रुप हुआ, मिथाइल हुआ, क्लोरो हुआ, आइसोप्रोपाइल हुआ, H हुआ, तो डिफरेंट ग्रुप हुआ। तो फर्स्ट एंड थर्ड दोनों कार्यल है, इनके डेक्स्ट्रोलिवो दो दो फॉर्म एग्जिस्ट करेंगे। अगर आपको बोल रहा है ओनली स्ट्रक्चरल बताएं तो 4 आंसर है, वो बोल रहा है इंक्लूडेड ऑप्टिकल बताएं तो आपके पास 6 आंसर आएगा। डिफरेंट पीएमटीज में, डिफरेंट इंजीनियरिंग के एग्जाम्स में इस क्वेश्चन को हाईलाइट किया गया है, हाईलाइट किया गया है। लो जी, हेलोजन एक्सचेंज में दो रिएक्शन है, एक का नाम है फिंकलस्टीन और दूसरे का नाम है स्वार्ट्स रिएक्शन। होगा क्या? फिंकलस्टीन स्पेशली डिजाइंड फॉर द एल्काइल आयोडाइड्स है और स्वार्ट्स रिएक्शन स्पेशली डिजाइंड फॉर द एल्काइल फ्लोराइड्स है। लो जी, एल्काइल आयोडाइड, ये लो एल्काइल आयोडाइड बनाने का तरीका, और often prepared by the reaction, often prepared by the reaction of alkyl chloride, alkyl bromide with NaI। लेकिन आपको यहाँ ड्राई एसीटोन लेना है, उसके पीछे भी फिंकलस्टीन की क्या चाल है, उसको पता है एसीटोन एक ऑर्गेनिक सोलवेंट है, ऊपर से ड्राई, पानी वानी नहीं है उसके अंदर, ठीक है जी, ये एक ऑर्गेनिक सोलवेंट है और कोई भी आयोनिक कंपाउंड इसके अंदर प्रेसिपिटेशन ही बनाएगा। NaCl NaBr thus formed is precipitated in dry acetone. It facilitates the forward reaction according to ली चैटलियर। अगर किसी का रिएक्शन के ड्यूरिंग प्रोडक्ट रिमूव हो जाए, हट जाए, तो समझ लीजिए रिएक्शन बाय डिफॉल्ट ही फॉरवर्ड प्रोसीड करेगी और यील्ड ऑफ Ri बढ़ जाएगी। द सिंथेसिस ऑफ एल्काइल फ्लोराइड, अगर आप एल्काइल फ्लोराइड बनाना चाहते हैं तो फिर आपको स्वार्ट्स रिएक्शन का सपोर्ट लेना पड़ेगा। सिंथेसिस ऑफ एल्काइल फ्लोराइड इज बेस्ट अकम्प्लिश्ड बाय हीटिंग एन एल्काइल क्लोराइड ब्रोमाइड, लो जी वही सेम सबस्ट्रेट है, इन द प्रेजेंस ऑफ मेटालिक फ्लोराइड सच एज AgF, Hg2F2, CuF2, SbF3। क्लियर? तो इन सब मेटल्स के फ्लोराइड को जब आप रिएक्शन करवाएंगे तो AgCl AgBr तो प्रेसिपिटेट हो रहा है और RF आपके पास स्वार्ट्स रिएक्शन के थ्रू आपको मिल रहा है, AgF, Hg2F2, CuF2, SbF3, और इस रिएक्शन को बोलते हैं आप स्वार्ट्स रिएक्शन। ये एल्काइल ब्रोमाइड AgF से रिएक्शन हुआ, ये प्रेसिपिटेट आया और RF आपके पास स्वार्ट्स रिएक्शन की यील्ड आ गई है, ठीक है जी। फिर आपके पास हेलो एरीन्स बनाने के तरीके आ रहे हैं। हेलो एल्केन्स के प्रिपरेशन मेथड हम खत्म कर चुके हैं। तो आपने एक स्टेटमेंट देखा था यूनिट 13 क्लास 11th, तो क्यों ना उस पर हम नजर मार लें। तो ये क्लास 11th का कुछ रिव्यू है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का, ठीक है जी। तो क्या कह रहे हैं जी, वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स ऑफ एल्केन्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय हेलोजेंस, नाइट्रो ग्रुप एंड सल्फोनिक एसिड ग्रुप, जो 11th क्लास में हमें पढ़ाई था। हेलोजिनेशन अगर आपको करवाना है तो वो आपको प्रोसीड करना पड़ेगा हाई टेम्परेचर पर 300 से 500 डिग्री और इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज्ड सनलाइट, जो मैंने आपको हेल्पर HEL PR का एक कोड बताया था, इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज्ड सनलाइट और UV लाइट। लोअर एल्केन्स डू नॉट अंडरगो नाइट्रेशन सल्फोनेशन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। फिलहाल हम इस चैप्टर पे अगर फोकस रहें तो इन रिएक्शंस को हम जब करवाएं तो हाइड्रोजन एटम ऑफ एल्केन्स का हटना, सब्स्टिट्यूट होना, उनको हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, तो एक वर्ड याद करें 12वीं की बुक का, उन्होंने क्या कहा था, मुझे कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ आइसोमेरिक मोनो एंड पॉली हेलोएल्केन मिलता है, तो ये 12वीं की बुक में था। 11वीं की बुक में क्या लिखा हुआ, ये मीथेन हुआ, यहां क्लोरीन का रिएक्शन करवाया लाइट की प्रेजेंस में, तो मुझे मिथाइल क्लोराइड HCl मिला, और ये जो मिथाइल क्लोराइड मिला ना, फर्दर उस पर क्लोरीनेशन करवाया तो मुझे मिथाइलिन क्लोराइड मिला, और इसी मिथाइलिन क्लोराइड पे जब मैंने
जो क्लोरीन मैंने एक्सेस ले रखा था वो क्लोरोफॉर्म HCl मिला, और वही जो क्लोरोफॉर्म है फिर रिएक्ट किया क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो फाइनली मुझे कार्बन टेट्राक्लोराइड जो एक फायर एक्सटिंग्विशर के फॉर्म में यूज होता है वो मिल गया। तो वर्डिंग फिर सुन लें, क्या कहा गया था 12वीं की बुक में। फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन ऑफ एल्केन्स गिव्स अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ आइसोमेरिक मोनो एंड पॉली हेलो एल्केन्स व्हिच इज डिफिकल्ट टू सेपरेट एज अ प्योर कंपाउंड। तो वही यहां हम देख पा रहे हैं, देखिए आप। अच्छा जी, अगर मैं इथेन का हेलोजिनेशन करवा दूं, अगर मैं इथेन का हेलोजिनेशन करवा दूं लाइट की प्रेजेंस में, तो मुझे इथाइल क्लोराइड प्लस HCl मिलेगा, क्लोरोथेन मिल गया। इट इज फाउंड दैट द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एल्केन्स विद हेलोजन, जैसा कि आपको पहले भी लिख कर दिया था, फ्लोरीन रिएक्ट फास्टेस्ट देन क्लोरीन देन ब्रोमीन देन आयोडीन। रेट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ऑफ एल्केन्स इज 3:1। टर्शरी पॉजिटिव इंडक्शन की वजह से सबसे पहले हटेगा। फ्लोरीनेशन तो बड़ा खतरनाक है, इज टू वायलेंट, इतना तेज है, इतना तेज है, इतना तेज है, इतना तेज है कि रिएक्शन में एक्सप्लोजन होने लगते हैं। ओके, टू बी कंट्रोल्ड। आयोडीनेशन इज वेरी स्लो, सुपर स्लो, मोटा ताजा है, सुपर स्लो। लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम भी है जो मैंने आपको बताया था, रिवर्सिबिलिटी एंड रिवर्सिबल रिएक्शन। इट कैन बी कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HiO3 HNO3। जब मीथेन का आपने आयोडीनेशन करवाया तो मिथाइल आयोडाइड के साथ में HI मिल गया, कि जो HI है ना ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो रिएक्शन को वापस पीछे ले जाएगा। तो HI को अगर हम इसी रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालकर फॉरवर्ड की तरफ भेज दें, कंज्यूम करवा लें, ठीक है, तो रिएक्शन में रिवर्सिबिलिटी बंद हो जाएगी। हेलोजिनेशन इज सपोज टू प्रोसीड वाया फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म involving 3 steps, namely initiation, propagation, termination, CIS, CPS and CTS। चेन इनिशिएशन, प्रोपेगेशन एंड टर्मिनेशन। तो चलिए हम थोड़ा इनिशिएशन की तरफ बढ़ते हैं। इनिशिएशन, चेन इनिशिएशन, द रिएक्शन इज इनिशिएटेड बाय होमोलाइसिस। ये क्लोरीन मॉलिक्यूल है, इसका हाफ हेडेड एरो की हेल्प से होमोलाइसिस प्रमोट किया गया, तो 2 क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स बन गए। द रिएक्शन इज इनिशिएटेड बाय होमोलाइसिस ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। और मैं आपको बार बार बता रहा हूं, हीट, इलेक्ट्रिक करंट, लाइट, पेरोक्साइड, रेडिएशन और रेडिकल्स, ये होमोलाइसिस करवाने के लिए बेस्ट तरीके माने जाते हैं, मेथड्स माने जाते हैं। क्लोरीन मॉलिक्यूल इज वीकर, क्लोरीन का जो ClCl बॉन्ड है इज वीकर देन Cc एंड CH। जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, उसके कंपैरिजन में जो ClCl बॉन्ड है वो वीक है। दैट्स व्हाई लाइट की प्रेजेंस में इसका होमोलाइसिस हो जाएगा। हम 11th क्लास का रिव्यू कर रहे हैं जिससे आपको पता चल जाए कि हेलोजिनेशन में होता क्या है। नाउ अब हम प्रोपेगेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। क्लोरीन फ्री रेडिकल अटैक्स ऑन मीथेन, ये लो जी मीथेन, ये आपका सबस्ट्रेट है। सामने से आपने क्लोरीन का फ्री रेडिकल फ्रॉम द चेन इनिशिएशन उठाया and takes a reaction in the forward direction by breaking carbon hydrogen, by breaking the carbon hydrogen bond और HCl बन जाना है to generate the methyl free radical। ये एक और FR जनरेट हो गया with the formation of HCl। the methyl free radical thus obtained attacks the second molecule of chlorine। तो क्लोरीन मॉलिक्यूल पे वापिस ये मिथाइल अटैक करेगा। FR रीजनरेट्स द FR, FR रीजनरेट्स द FR। जो यहां मिथाइल क्लोराइड बना, ये क्लोरीन फ्री रेडिकल, अब हुआ क्या, टू फॉर्म मिथाइल क्लोराइड, ओके, विद द लिबरेशन ऑफ अनदर क्लोरीन फ्री रेडिकल बाय द होमोलाइसिस ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल। तो ये आप देख ही पा रहे हैं। तो ये तब तक कंटिन्यू रहेगा
जब तक कि आपके पास ईदर एल्केन और हेलोजन में से कोई भी एक खत्म नहीं हो जाता। द क्लोरीन एंड methyl free radicals generated above repeat steps of AB respectively and thereby set up a chain of reaction. The propagation step A and B are those which directly gives principal products, but many other propagation steps are possible and may occur. Two such steps given below explain how more highly halogenated spelling गलत है यहाँ प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। तो हुआ क्या जी, जब मिथाइल क्लोराइड बना, क्लोरीन फ्री रेडिकल लिया, वो आपको एक CH2Cl जनरेट करके दे देगा। उसी पर फर्दर क्लोरीन के अटैक से आपको मिथाइलिन क्लोराइड मिलेगा। ठीक है जी। टर्मिनेशन में क्या होना है? The reaction stops after some time due to the consumption of reactant and or due to the following side reactions. The possible chain टर्मिनेशन कहां और कैसे हो सकता है? देखो जी, all possible free radical react to each other. All possible free radicals are react to each other. All possible free radicals are react to each other. जितने भी पॉसिबल एफआरस हैं वो एक दूसरे से रिएक्ट करके आपका आंसर फिक्स कर देंगे। ठीक है जी। दो इन सी मिथाइल क्लोराइड the one of the product is formed but free radicals are consumed and the chain is terminated. The above mechanism helps us to understand the reason for the formation of ethane as a byproduct during chlorination of methane. तो मीथेन के क्लोरीनेशन के ड्यूरिंग मीथेन के क्लोरीनेशन के ड्यूरिंग अगर आपको मिथाइल क्लोराइड के साथ इथेन नजर आ जाए तो कहीं ना कहीं चेन टर्मिनेशन में दो एफआर का एक दूसरे के साथ डाइमेरिजेशन मेजर रीजन है, रिस्पॉन्सिबल है डाइमेरिजेशन ड्यूरिंग द टर्मिनेशन स्टेप। ठीक है जी। चलिए, अब एल्कीन्स का आपने हाइड्रोहेलोजिनेशन पढ़ लिया था, वहां भी आपने देखा यूनिट 13 क्लास 11th की बात हुई थी, तो मैंने वो भी आपके सामने लिख दिया। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड, ये फिर हम रिव्यू पे आ गए, ये फिर हम रिव्यू की तरफ बढ़ रहे हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड्स, तो ये 11th क्लास का हमारा एक रिव्यू है 12th क्लास की बुक को करते हुए। हाइड्रोजन हेलाइड्स HCl HBr HI, HF का नाम वो बड़ा मुश्किल से लेगा क्योंकि इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो वेरी हाई है। ठीक है जी। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड्स HI HBr HCl HF का नाम ही नहीं ले रहा है और लेना बनता भी नहीं है। Like addition of halogens to alkenes, addition of hydrogen halide is also an example of electrophilic addition. ये electrophilic addition का example है। Let us illustrate this by taking addition of HBr to symmetrical and unsymmetrical alkenes. Addition reaction of HBr to symmetrical alkene, तो ये इथीन है symmetrical, इस पे HBr का अटैक, तो भाई कहीं भी करवा दो क्या फर्क पड़ता है, किसी एक पे H लगा दो, किसी दूसरे पे Br लगा दो। लेकिन जब आप प्रोपीन की बात करेंगे तो यहां आपको एक पर्टिकुलर रूल ओबे करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं मार्कोवनिकोव। जब आप कोई प्रोपीन लेंगे तो आपको एक रूल ओबे करना पड़ेगा जिसको बोलते हैं मार्कोवनिकोव। बनने को दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, H का अटैक यहां भी होएगा और यहां भी होएगा, प्रोडक्ट दोनों बनेंगे, प्रोडक्ट दोनों बनेंगे, लेकिन मेजर माइनर डिसाइड करना बड़ा जरूरी है। मेजर और माइनर डिसाइड करना बड़ा जरूरी है। तो जो मार्कोवनिकोव रूल से चलेगा वो भाई साहब मेजर, और उसमें है क्या खास अभी पढ़ लेते हैं जी। अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे हाउ विल HBr एड टू प्रोपीन, द टू पॉसिबल प्रोडक्ट्स आर 1 and 2। वो कैसे है, एक 1 ब्रोमो बना, एक 2 ब्रोमो बना, एक 1 ब्रोमो बना। अब इनमें से मेजर माइनस का डिसाइडिंग फैक्टर कौन है, आइए देख लेते हैं।
Markovnikov, a Russian chemist, made a generalization in 1869 after studying such reaction in detail. These generalizations led Markovnikov to frame a rule called Markovnikov rule. ठीक है जी. The rule states that negative part of the adding molecule मतलब HBr का plus or minus, उसका जो नेगेटिव पार्ट है gets attached to that carbon atom which possesses lesser number of hydrogen atoms. तो ये मेरे पास प्रोपीन हुआ, ये डबल बॉन्ड हुआ, ये HBr हुआ, ये नेगेटिव हुआ, और इस नेगेटिव का अटैक इस पर होना है. Thus according to this rule, प्रोडक्ट 1 मीन आपका 2 ब्रोमोप्रोपेन मेजर प्रोडक्ट हुआ is expected. In actual practice, this is principal product of the reaction. The generalization of Markovnikov rule can be better understood in the term of mechanism of this reaction. तो mechanism तो must है, जाननी भी चाहिए हम लोगों को 11वीं क्लास की बुक से. मैंने इसको उठाया 12th में एक्सप्लेन करने के लिए. हाइड्रोजन ब्रोमाइड प्रोवाइड्स एन इलेक्ट्रोफाइल. HBr ने H प्लस Br माइनस करके एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट किया. अब आपको सोचना क्या है कि जब किसी अनसिमेट्रिकल पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा तो एक कार्बोकैटायन तो आपके पास प्राइमरी बनेगा, एक कार्बोकैटायन आपके पास सेकेंडरी बनेगा. एक कार्बोकैटायन प्राइमरी बनेगा, एक कार्बोकैटायन आपके पास सेकेंडरी बनेगा, एक कार्बोकैटायन प्राइमरी और दूसरा कार्बोकैटायन आपके पास सेकेंडरी बनेगा. ठीक है जी. और जो सेकेंडरी कार्बोकैटायन है वो स्टेबल कार्बोकैटायन है, और जो स्टेबल कार्बोकैटायन है दैट विल गिव द मेजर प्रोडक्ट, ठीक है जी. तो इसके मैकेनिज्म में आप देख रहे थे कि प्रोटॉन ने अटैक किया उस ओलिफिनिक मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन पे जिसपे कि ऑलरेडी हाइड्रोजन ज्यादा थे और स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन किया. तो ये जो स्टेबल कार्बोकैटायन बना इसने आपको मेजर प्रोडक्ट दिया. आप चेक करें, ये एक प्राइमरी कार्बोकैटायन है, एक सेकेंडरी कार्बोकैटायन है. लेस स्टेबल है प्राइमरी, मोर स्टेबल है सेकेंडरी. ठीक है जी. तब हुआ क्या, जो सेकेंडरी कार्बोकैटायन है बी, जो सेकेंडरी कार्बोकैटायन है बी, ठीक है जी, इज मोर स्टेबल देन द प्राइमरी. बिल्कुल ठीक बात है. अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा है, इंडक्शन ज्यादा है पॉजिटिव वाला. द फॉर्मर predominates because it is formed at a faster rate. The carbocation B is attacked, carbocation B क्योंकि हमेशा का रूल है कि is attacked by, जिसके पास richness होती है ना वो अटैक करता है. The carbocation B is attacked by bromide ion to form the product as follows. तो आपके पास जो मेजर प्रोडक्ट है वो 2 ब्रोमो प्रोपेन हो गया है एज द मेजर प्रोडक्ट. ठीक है जी. अब है एंटी मार्कोवनिकोव एडिशन फॉर पेरोक्साइड इफेक्ट और खराश इफेक्ट. खराश इफेक्ट अब होगा क्या, आपने एल्कीन पे ही अटैक करवाना है, अनसिमेट्रिकल पे करवाना अटैक HBr का ही है, लेकिन वहां आपने पेरोक्साइड रखे हुए हैं, तो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में क्या कोई प्रोडक्ट की वैरायटी पे फर्क पड़ेगा, क्या ये रिएक्शन कार्बोकैटायन की हेल्प से हुई? बस इसी बातों का जवाब हमें मिलेगा. इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड addition of HBr to unsymmetrical alkene like propene takes place contrary to the Markovnikov rule. Markovnikov rule का just उल्टा चलता है. This happens only with HBr but not with HCl. अब क्यों नहीं होता भी HCl? क्योंकि H2O2 जब होगा तो HCl से फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा क्योंकि इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बड़ी जबरदस्त है. दिस हैपेंस ओनली विद HBr बट नॉट विद HCl एंड HI. अब HI में प्रॉब्लम है कि जब I डॉट का अटैक होएगा ना तो एक एंडोथर्मिक अटैक है, वो एक एंडोथर्मिक अटैक है. ठीक है जी. दिस एडिशन रिएक्शन वाज ऑब्जर्व्ड बाय MS खराश एंड FR मायो in 1933 at the University of the Chicago. This reaction is known as a peroxide or Kharash effect or addition reaction anti to the Markovnikov rule. Anti to the Markovnikov rule or anti to the
एंटी टू द मार्कोवनिकोव रूल। अब आपके सामने कि एक परोक्साइड आपके पास पड़ा हुआ है, ये एफ बना, एफ आपको HBr से भी एफ बना कर देगा, फ्री रेडिकल बना कर देगा। और ये प्रोपीन है, ये HBr। अब H का कार्बोकेटायन या इलेक्ट्रोफाइल बन ही नहीं रहा, HBr आपको फ्री रेडिकल्स बना के दे रहा है, फ्री रेडिकल्स बना के दे रहा है। तो इसीलिए जो आपका आंसर है वो 2 ब्रोमोप्रोपेन मेजर प्रोडक्ट नहीं आया, 2 ब्रोमोप्रोपेन मेजर प्रोडक्ट नहीं आया, 1 ब्रोमोप्रोपेन मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में आपके सामने बन रहा है। लीजिए अब इसकी मैकेनिज्म की बात कर ले। हम 12th क्लास का एल्काइल अराइल हैलाइड पढ़ रहे हैं, लेकिन 11th क्लास से कनेक्टेड टॉपिक को यहां मैंने कॉपी पेस्ट किया और आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बेस्ट हो जाए। पेरोक्साइड इफेक्ट प्रोसीड्स वाया फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म आपके सामने। लो जी, 2 FR बन गए। इस FR से फर्दर, जैसा कि आप पॉलीमराइजेशन में पढ़ते हो 12वीं क्लास में, CO2 का रिमूवल हुआ और फिनाइल फ्री रेडिकल बना। ये जो फिनाइल फ्री रेडिकल है ये HBr पे अटैक करके ब्रोमीन फ्री रेडिकल बना देगा। ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल 2 जगहों पे अटैक कर सकता है। पहला अटैक H पे कर दे, दूसरा इस एडजेसेंट में, मतलब ओलिफिनिक बॉन्ड पे। अब एक प्रॉब्लम है, जब Br फर्स्ट नंबर कार्बन पे अटैक करेगा तो 2 डिग्री फ्री रेडिकल बना, और जब ये सेकेंड नंबर पे करेगा ओलिफिनिक के तो प्राइमरी फ्री रेडिकल बना। अब साफ है, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, सेकेंडरी वाला, वो फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है। उसी से हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाना है, जो कि एक प्रोपेगेशन का स्टेप होएगा। मोर स्टेबल फ्री रेडिकल व्हेन रिएक्ट विद HBr, तो FR फॉर्म्स FR, FR ने फर्दर FR ही बनाए। अब ये फर्दर चेन प्रोपेगेट करता रहेगा, तो आपका मेजर प्रोडक्ट 2 ब्रोमो की जगह पर 1 ब्रोमो प्रोपेन हो गया है, और वो सिर्फ और सिर्फ HBr की प्रेजेंस में ही होगा। ठीक है जी, तो फर्दर एक्सप्लेनेशन और एक क्वेश्चन, फिर हम वापस 12वीं वाले पे आ जाएंगे। नाउ लिसन, प्रॉब्लम 13.12 है, उससे पहले एक थोड़ा सा हम समझ लेना। सेकेंडरी फ्री रेडिकल ऑब्टेन्ड इन द अबो मैकेनिज्म is more stable than primary. This explains the formation of 1-bromopropane as a major product. It may be noted that peroxide effect is not observed in HCl HI. This may be due to the fact that HCl bond being stronger, 430.5 kilojoule per mole energy is required to break this bond. As well, HBr bond 363.7 है, बहुत कम है, is not cleaved by the free radicals cone HCl, whereas the HI bond is weaker, only to 96.8 kilojoule per mole energy is required, but iodine free radical combine to form iodine molecule instead of adding to double bond. वो double bond पे addition करना उतना पसंद नहीं करते हैं जितना कि I डॉट मिलकर आयोडीन बनाना पसंद करते हैं। और बाकी एक और है कि जब वो अटैक करेगा भी लार्ज साइज, तो उसका एडिशन जो होएगा वो एंडोथर्मिक होएगा। ठीक है जी, write the epoch names of the product obtained by addition reaction of HBr to hex 1ene. ये hex 1 1 2 3 4 5 6, इस पे HBr का अटैक हुआ इन एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो साफ सी बात है मार्कोवनिकोव रूल लगेगा। ये मेजर प्रोडक्ट आ गया। ठीक है जी, और इन द प्रेजेंस ऑफ, तो गेम थोड़ा सा पलटी मार जाएगा, ये मेजर प्रोडक्ट आएगा। इसके सॉल्यूशंस हैं, ये आपके पास 1xg नहीं HBr है, और ये नो पेरोक्साइड है, 2 ब्रोमो मेजर आ गया, मेजर लिखा है इन्होंने, और HBr है और पेरोक्साइड है, तो 1 ब्रोमो मेजर प्रोडक्ट आ गया है। ठीक है जी, यहां वापिस आप आ गए हो एडिशन ऑफ हेलोजेंस पे। ठीक है जी, यहां भी यूनिट 13 का क्लास 11th का मैं टॉपिक ऐड करता हूं,
जिससे आप इन बातों को समझना आसान कर लो। ठीक है जी। एडिशन ऑफ हेलोजन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ यूनिट 13 क्लास 11th बता रहा है, तो मैं वहीं से उठा लाया हूँ आपके लिए क्लास 11th की एनसीईआरटी से। हेलोजन्स लाइक ब्रोमीन एंड क्लोरीन, ठीक है जी, एड्स अप टू एल्कीन टू फॉर्म विसिनल डाइहैलाइड्स। और विसिनल का मतलब जानते हैं, दो एडजेसेंट पोजीशन पे हेलोजन्स लगे हो, ठीक होगी बात। हाउएवर आयोडीन डजंट शो एडिशन रिएक्शन। भाई इसके साथ तो बड़ी जबरदस्त प्रॉब्लम है। आयोडीन जब यहां ऐड होएगा तो ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस इनके क्लाउड एक दूसरे से टकराते रहेंगे, उस वजह से वापस इसका रिमूवल हो जाएगा। ठीक है जी। अंडर नॉर्मल कंडीशन द रेडिश ऑरेंज कलर ऑफ ब्रोमीन, ब्रोमीन इन CCl4 सॉल्यूशन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, जो कि आप रेडिश ब्राउन। अब एनसीईआरटी 11वीं क्लास और 12वीं क्लास में बस ऑरेंज और ब्राउन अलग अलग लिख रही है, देखिए ना, ये 12वीं क्लास की एनसीईआरटी है। इन द लेबोरेटरी एडिशन ऑफ ब्रोमीन इन CCl4 to an alkene resulting in discharge of reddish brown color, रेडिश ब्राउन। और 11th क्लास में रेडिश ऑरेंज कलर लिखा हुआ है, लेकिन ठीक है ब्राउन ब्राउन चलता है वहां पे। इन सॉल्यूशन CCl4 is discharged when bromine adds up to an unsaturation site। ये लो जी ब्रोमीन CCl4, मार्कोवनिकोव एडिशन यहाँ होएगा, लेकिन अनसिमेट्रिकल होने पर इसको जल्दी समझना आसान हो जाएगा। This reaction is used as a test of unsaturation. Addition of halogen to alkene is an example of electrophilic addition, जिसको आप हाईलाइट कर सकते हैं। और बाकी अल्कीन है तो बिना सोचे समझे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ही होना है। अब देखो हल्का सा ये कुछ ऐसा मंत्र छोड़ जाते हैं जिसपे बच्चा कंफ्यूज की हो क्या रहा है। हुआ क्या कि जब भी अल्कीन पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो, दो तरीके होते हैं, या तो कार्बोक्टेन बन जाए, या तो कार्बोक्टेन बन जाए, या साइक्लिक टीएस बन जाए। तो दो तरीके होते हैं। जो कंपटीशन के हमारे वीडियोस हैं उसमें आप चेक कर सकते हैं इस बात को जाकर। ये देखिए आप, तो हुआ क्या, हेलोजन टू एल्कीन इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन्वॉल्विंग साइक्लिक हेलोनियम आयन। यहां पार्शियल पॉजिटिव है, यहां पार्शियल नेगेटिव है, ये साइक्लिक हेलोनियम बन गया, विच यू विल स्टडी इन द हायर क्लास। अब कौन सी हायर क्लासेज है, एनसीईआरटी को ये बताना चाहिए क्योंकि 12वीं में तो है नहीं, ठीक है ना, लेकिन मैंने आपको इस क्लास में ही बता दिया। नाउ सी, ये इथीन ब्रोमीन का अटैक हुआ, CCl4 ये 1,2 डाइब्रोमो इथेन बन गया, प्रोपीन ये 1,2 डाइक्लोरो प्रोपेन बन गया, विसिनल है ये हमें समझना है। और यहां हमारा फिर एग्जांपल वगैरह शुरू हो गए, ठीक है जी, हेलोजन एक्सचेंज का वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं इसी वीडियो के अंदर। ठीक है, अब हम प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स पे चलने वाले हैं। हेलो एरीन्स का प्रिपरेशन करने में अब हमारा इंटरेस्ट है, हेलो एरीन्स, ठीक है जी, चेक कर लें। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, पहला तरीका, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स बाय द SE electrophilic substitution, aryl chloride and bromide can be prepared by electrophilic substitution। यहां ब्रोमीन, अब चाहे तो आयरन लिख लें या AlBr3 लिख लें, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। विद क्लोरीन एंड ब्रोमीन रेस्पेक्टिवली इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड, कैटलिस्ट लाइक आयरन और आयरन 3 क्लोराइड, इसकी जगह पर और करके आप FeCl3 भी लिख सकते हैं, जो एक लुईस एसिड का बिहेव कर रहा है, जो एक लुईस एसिड का बिहेव कर रहा है। तो जब ये ब्रोमीन वगैरह से टकराएगा तो इससे ब्रोमोनियम इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाएगा। और आपको शायद पता हो कि मिथाइल ग्रुप 11th क्लास में आया था, पॉजिटिव हाइपर कॉन्जुगेशन देता है, पॉजिटिव इंडक्शन देता है, तो इसकी ऑर्थोपैरा पोजीशंस पे ब्रोमोनियम का अटैक हो जाएगा।
ऑर्थोपेरा पोजीशंस पे ब्रोमोनियम का अटैक हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अराइल हैलाइड का प्रिपरेशन कर सकते हो। लुइस एसिड है और वो क्या काम करता है मैंने आपको बताया ये वाली बात। चलिए आगे देखते हैं जी। द ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर्स कैन बी इजीली सेपरेटेड ड्यू टू लार्ज डिफरेंस इन देयर एमपीज। और आपको मैं बता दूं, पैरा का जो मेल्टिंग टेम्परेचर है ड्यू टू सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, ठीक है जी, वो ऑर्थो के कंपैरिजन में ज्यादा है, मच हायर है। तो इनका सेपरेशन इजीली हो सकता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम यहां नहीं आएगी। रिएक्शन विद आयोडीन, वो तो आपको पहले भी बताया था कि मान लीजिए मैं आयोडीन की रिएक्शन इस पर करवाना चाहता हूं, तो आयोडोबेंजीन बनकर मेरे पास साथ में एच आता है जो इसको रिड्यूस कर देगा और रिएक्शन में रिवर्सिबिलिटी। तो वही सेम पुरानी स्टोरी, इसको कंज्यूम करवाने के लिए मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लेकर आ सकता हूं जिससे एच का कंजप्शन हो जाए और रिएक्शन अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल ओनली एंड ओनली फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल पड़े। फ्लोरोकंपाउंड्स आर नॉट प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी ऑफ फ्लोरीन। तो आप मान के चले कि मैं अगर यहां बेंजीन लिखकर फ्लोरीन लिखकर, वैसे भी फ्लोरोनियम बन ही नहीं सकता ना बच्चे। जब आप बेंजीन पर एक इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवा रहे हो तो फ्लोरोनियम नाम का इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो ही नहीं सकता। रीजन तो एनसीईआरटी हाई रिएक्टिविटी दे रही है, तो बच्चा कहेगा रिएक्टिव ज्यादा है तो करवा दो रिएक्शन, लेकिन फ्लोरोनियम इलेक्ट्रोफाइल ही जनरेट नहीं हो पा रहा। अब है फ्रोम अमाइंस बाय सेंडमेयर्स रिएक्शन, चेक कर लें जी। व्हेन अ प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन डिसोल्व्स और सस्पेंडेड इन कोल्ड, ये एक बीडीसी बनाने का प्रोसेस है, बेंजीन डाइजोनियम कोल्ड क्लोराइड, ठीक है जी, कोल्ड एक्वस मिनरल एसिड, तो वो आपके पास है HNO2। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं NaNO2 HCl, ठीक है जी। इन कोल्ड एक्वस मिनरल एसिड is treated with sodium nitrite NaNO2 HCl, a diazonium salt, और आइस कोल्ड कंडीशन मस्ट है 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इससे क्या होता है, बीडीसी बनता है, मिक्सिंग द सॉल्यूशन ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड डाइजोनियम सॉल्ट विद क्यूपरस क्लोराइड। लो जी, इसको Cu2Cl2 और क्यूपरस ब्रोमाइड Cu2Br2 इन द रिप्लेसमेंट ऑफ डाइजोनियम ग्रुप बाय द क्लोरीन एंड ब्रोमीन। और इन दोनों रिएक्शन को हम लोगों ने सेंड मेयर्स रिएक्शन बोला है, और इसको आपको जरूर पढ़ना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं नेम रिएक्शन के लिए मेरी तरफ से 3 4 5 स्टार मिल ही जाते हैं। तो ये सेंड मेयर रिएक्शन है। अब यूनिट 13 11th की जगह 12th क्लास लिखा है तो वो मटेरियल मैं आपको अभी इसके साथ अटैच कर देता हूं। ये देखिए जी, ये एनिलीन है, ये बीडीसी बन गया, और ये हमारे पास बीडीसी बनकर Cu2X2 से रिएक्शन करवाया, और X की वैल्यू क्लोरोब्रोमो ले सकते हो, तो सेंडमेयर रिएक्शन प्रोसीड कर जाएगी। रिप्लेसमेंट ऑफ द डाइजोनियम ग्रुप बाय आयोडीन doesn't require the presence of cuprous halide and done simply by shaking the diazonium salt with Ki। Ki के साथ जनरली बस शेक कर दें, उसी से आप आइडोबेंजीन बनाकर बैठ जाएंगे। अब आपको प्रोडक्ट्स लिखने कि अगर आप फिनाइल CH डबल बॉन्ड CH पर HBr का अटैक करवा दें, तो अभी भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन को भूल नहीं पा रहा है, तो सोचिए H इस पर अटैक करेगा तो यहां कार्बोकटाइन स्टेबल बनेगा जो कि एक बेंजाइल कार्बोकटाइन है। तो आपका जो आंसर है एग्जैक्टली ये बन जाना है। दूसरा 1 ब्यूटीन है, तो H यहां Br यहां अटैक कर गया, मार्कोवनिकोव अटैक हुआ, 2 क्लोरो ब्यूटेन बन गया। लेकिन परोक्साइड लेके चलोगे तो गेम उल्टा बैठेगा, वो एक फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होती है, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होती है, और उसके थ्रू आपका आंसर एंटी मार्कोवनिकोव, मायोज इफेक्ट, खराश इफेक्ट, परोक्साइड इफेक्ट के थ्रू आता है। राइट, बट व्हाई सल्फ्यूरिक एसिड नॉट यूज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद Ki? भाई अल्कोहल है,
सामने से कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, एल्कीन बन जाएगी, और आप क्या चाहते हैं, एल्काइल हैलाइड बनाना। राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट डाई हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ प्रोपेन। ये प्रोपेन लेते हैं जी हम लोग। तो पहला 1,1, फिर 2,2, फिर आपके पास 1,2, फिर आपके पास 1,3, तो 1,1, 2,2, 1,2, 1,3, जेमिनल, जेमिनल, विसिनल, अल्फा ओमेगा। अल्फा ओमेगा वो होता है जिसमें फर्स्ट एंड लास्ट पे आप हेलोजन लगा के बैठे हो, फर्स्ट एंड लास्ट पे, मिनिमम 3 कार्बन से। अमंग द आइसोमेरिक एल्केन्स ऑफ मोलिकुलर फॉर्मूला C5H12, मैंने आपको बताया था 3 एल्केन बनते हैं इससे ना, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन, 3 पेंटेन बनते हैं। आइडेंटिफाई द वन दैट ऑन फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन यील्ड्स, आपको पीछे ही मैं लिखकर बताया था। अगर मैं आपके सामने आइसोपेंटेन लिख रहा हूं, अगर मैं आपके सामने पेंटेन लिख रहा हूं, अगर मैं आपके सामने नियोपेंटेन लिख रहा हूं, तो जो मेजर यील्ड है और मेन यील्ड है 1, 2, 3 एंड 4, तो 4 प्रोडक्ट आपको कौन देगा, आइसोपेंटेन। 3 प्रोडक्ट कौन देगा, 1, 2, 3, एन पेंटेन। और जो नियो है उसके मोनो हेलोजिनेशन से आपको सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मिलने वाला है। ठीक है जी, वो आप चेक कर सकते हैं। यहां पर 1,1,1,1 सेम है, और ये पीछे भी आपके इसी वीडियो के अंदर है, आप चेक कर सकते हैं पीछे जाकर। ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ मेजर मोनो हेलो प्रोडक्ट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ये तो एक साइक्लोहेक्सेनोल है, सीधा सीधा आंसर मेजर यील्ड के साथ साइक्लोहेक्सेनोल से साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड आ जाएगा, जिसके SO2 और क्लोरीन एस्केपेबल है, बाहर निकल जाएंगे। दूसरा ब्रोमीन है, हीट और यूवी है, तो सोचिए नाइट्रो है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये रिएक्शन वैसे भी फ्री रेडिकल के हेल्प से प्रोसीड करनी है, तो फ्री रेडिकल इस जगह पर स्टेबल माना जाता है, लेकिन नाइट्रो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इसका फ्री रेडिकल मैं इस बेंजाइलिक पोजीशन पे स्टेबल कंसीडर नहीं कर सकता, तो इस वजह से आंसर मैं 1 डिग्री पे मेजर ले रहा हूं। ठीक है जी, नेक्स्ट बड़ा आसान है, इसमें डबल बोन करेक्टर है फिनोल में, तो ये OH हटकर इसकी जगह Cl आ जाएगा विद जीरो कन्फ्यूजन। उसके बाद HI का अटैक होएगा, मार्कोवनिकोव रूल अटैक होएगा, H इस जगह पे आना है, इसका प्रोडक्ट तो इसके सामने ही लिख देते हैं हम लोग, ये मेंटेन्ड है, यहाँ H का अटैक और यहाँ I, टर्शरी आंसर आ जाएगा आपके पास। ये आपकी फिंकलस्टीन रिएक्शन है। ठीक है जी, और ये मैंने आपको बताया था अनसैचुरेशन टेस्ट है, एनसीईआरटी लेवल पे पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं आपके साथ एक एक्स्ट्रा बात नहीं कर रहा कि ये एक ट्रांस एडिशन है, तो उस पर आप बोदर ना करें। फिजिकल प्रॉपर्टीज का डिस्कशन इसके बाद स्टार्ट हो रहा है। एल्काइल हैलाइड्स आर कलरलेस व्हेन प्योर, हाउएवर ब्रोमाइड एंड आयोडाइड डेवलप कलर, क्योंकि ब्रोमीन के बारे में तो फेमस है कि ये ब्राउनिश कलर की रहती है, और आयोडीन के बारे में फेमस है कि वॉयलेट कलर की रहती है। व्हेन एक्सपोज्ड टू लाइट मेनी वोलेटाइल हैलोजन कंपाउंड हैव द स्वीट स्मेल, मीठी स्मेल आती है इनके अंदर से। मिथाइल क्लोराइड की बात कर लें, मिथाइल ब्रोमाइड की बात कर लें, इथाइल क्लोराइड की बात कर लें,
एंड सम क्लोरो फ्लोरो मीथेन्स, जैसे मैं Cl2FC लिख दूं, ठीक है जी। और गैसेस एट रूम टेम्परेचर, ये सारे के सारे गैस का टैग लग रहा है इन पे, ऑल जितने मैंने लिखे, क्योंकि मोलिकुलर वेट तो कुछ ज्यादा है नहीं। हायर मेंबर्स आर लिक्विड और सॉलिड्स, जितना मोलिकुलर वेट बढ़ेगा उतनी फिजिकल स्टेट मोर कंडेंसेट होती चली जाएगी। As we have already learned, molecules of organic halogen compounds are generally polar, वो तो होना ही था, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव तो पोलर है। ड्यू टू ग्रेटर पोलैरिटी as well as high molecular mass as compared to the parent hydrocarbon, the intermolecular forces of attraction, dipole and van der Waal are stronger in halogen derivative। तो जो हेलोजन डेरिवेटिव है ना, उनके अंदर जो फोर्सेज हैं, डाइपोल डाइपोल, ठीक है जी, डाइपोल डाइपोल एज वेल एज मोलिकुलर वेट ज्यादा, तो वेंडरवाल फोर्सेस इनके अंदर एग्जिस्ट करते हैं, आर स्ट्रोंगर इन हेलोजन डेरिवेटिव्स। दैट्स व्हाई द बीपी आर स्ट्रोंगर इन हेलोजन डेरिवेटिव, द बीपी ऑफ क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड आर कंसिडरेबली हायर देन दोज ऑफ हाइड्रोकार्बन, वो तो होना ही था। जो आपके पास और कंपेरेबल मोलिकुलर वेट की बात कर रहा है वो, क्योंकि पोलर नेचर और एल्केन्स का पोलर नेचर नहीं है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, हेलो एल्केन्स का जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो एल्केन के बॉइलिंग टेम्परेचर से ज्यादा है, और वो भी आपके पास कंपेरेबल मोलिकुलर वेट का जब होएगा, तो बिल्कुल ठीक है। उसकी वजह पीछे बताई जा चुकी है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इन वैन डर वाल फोर्सेस। द अट्रैक्शंस गेट स्ट्रोंगर एज द मोलिक्यूल्स गेट बिगर इन साइज। मोलिकुलर वेट इसके साथ साथ में साइज, इसके साथ साथ में अट्रैक्शन फोर्सेस बढ़ते जा रहे हैं, जैसा कि स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में 11th क्लास में हमें सीखने को मिला था वैन डर वाल फोर्सेस के रेफरेंस में। है मोर इलेक्ट्रॉन्स, द पैटर्न ऑफ वेरिएशन ऑफ बीपीज ऑफ डिफरेंट हैलाइड इज डिपिक्टेड इन अ फिगर 10.1। आप चेक कर सकते हैं, फिर मैं अगला स्टेटमेंट पढ़ दूंगा। मिथाइल के साथ हैलाइड है, ठीक है जी। तो अगर मैं देखूं यहां पर क्लोराइड ब्रोमाइड और आयोडाइड दिखा रखा है, क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड, तो गलत थोड़ी है, मोलिकुलर वेट बढ़ने से इसका मिथाइल के सारे हैलाइड्स का बीपी बढ़ रहा है। और यही सेम हालत क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड की यहाँ है, यही सेम हालत यहाँ है। तो इतना सुंदर सा डायग्राम बनाने की वैसे आपको नीड थी नहीं, सिंपल है कि मोलिकुलर वेट बढ़ेगा आर पार्ट के सेम रहते हुए, तो बीपीज ने बढ़ना ही है। नाउ फॉर द सेम एल्काइल ग्रुप, the BPs of alkyl halide decreases RIR, BR, RCl, RF. This is because with the increase in size, molecular weight, the magnitude of van der Waal forces increases. तो सबसे बड़ी वजह यहां वैन डर वाल फोर्सेस की है, ठीक है जी। लो जी, बीपी ऑफ आइसोमेरिक हेलोएल्केन्स, आइसोमेरिक, अगर मुझे कोई एन, अगर मुझे कोई सेकेंडरी टर्शरी एल्काइल ग्रुप बना के दे दे, एल्काइल ग्रुप बनाकर दे दे विद इंक्रीजिंग द ब्रांचिंग, तो ब्रांचिंग बढ़ती जा रही है, जितनी ब्रांचिंग बढ़ेगी वो स्फेरिकल शेप बियर करेगा, उतने उसके अंदर रिपल्शंस ज्यादा हो जाएंगे, और जितने रिपल्शन होंगे ब्रांचिंग बढ़ने से बीपी बीपी डाउन चला जाएगा। तो ब्रांचिंग बढ़ने से बीपी डिक्रीज हो रहा है, तो ये अनब्रांच्ड है, ये कंपेरेटिवली ब्रांच्ड है, ये कंपेरेटिवली मोर ब्रांच्ड है। तो आप कंपेयर कर ले, और उसकी वजह है रिपल्शंस। लोएस्ट किसका हुआ? जो मोर ब्रांच था, तो जितना ज्यादा ब्रांचिंग होगा उतना बीपी कम हो जाएगा।
नाउ BP of isomeric dihalobenzenes are very nearly the same. However, para isomer का MP as compared to that of ऑर्थो, अभी आपको इसी बेसिस पे पीछे समझा भी रहा था मैं, सेपरेशन आसान है, ठीक है जी। और इट इज ड्यू टू द सिमेट्री ऑफ पैरा, क्योंकि पैरा के अंदर जितनी ज्यादा सिमेट्री है उतनी उसके अंदर पैकिंग भी अच्छी है, और जितनी पैकिंग अच्छी है दैट फिट्स इन द क्रिस्टल लैटिस, और एमपी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड्स बेटर एज कंपेयर टू ऑर्थो एंड मेटा। और मैं जनरली बच्चों को एक ट्रिक याद करवा देता हूं, बीपी एमपी कुछ भी हो, अगर आप एमपी में जा रहे हैं तो पैरा टॉप और मेटा बॉटम पे, ऑर्थो यहां आ गया। अगर आप बीपी पे जा रहे हैं, ऑर्थो पैरा और मेटा सब में बॉटम पे बैठा हुआ है, पैरा ऑर्थो मेटा, ऑर्थो पैरा मेटा। यहां पोलैरिटी की वजह से इसका बीपी ज्यादा हो गया, यहां सिस्टमेटिकल सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होने से पैरा का एमपी ज्यादा हो गया। लो जी, बीपी है तो मैं कंपेयर कर लूं, हाईएस्ट किसका गया, ऑर्थो का, और एमपी हाईएस्ट किसका गया, पैरा का। अब लोएस्ट सर्च मारे बीपी में, मेटा, एमपी में मेटा, ये दोनों वैल्यूज लोएस्ट है, तो याद करने का बहुत बढ़िया तरीका आपके पास आ गया है। डेंसिटी की बात कर लें, ब्रोमोआइडो पॉलीक्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स आर हेवियर, होना ही था। डेंसिटी इज इक्वल टू है क्या, मास बाय वॉल्यूम, और मास इनका बाय डिफॉल्ट ही ज्यादा हो गया है। जैसे जैसे कार्बन के नंबर बढ़ेंगे, डेंसिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, हेलोजन एटम्स एंड एटॉमिक मास। एम से बात संभल रही है, सारे के सारे एन 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 है, क्लोरोब्रोमो आइडो दिख रहे हैं। डेंसिटी एक से बढ़ते बढ़ते दो की तरफ चल पड़ी, दो हेलोजन, तीन हेलोजन, चार हेलोजन, डेंसिटी फिर बढ़ चली। सोल्यूबिलिटी, सोल्यूबिलिटी के बारे में बड़ा सिंपल सा फैक्टर है, सोल्यूबिलिटी के बारे में बड़ा सिंपल सा फैक्टर है, जो जितना ब्रांच्ड होगा उतना एल्काइल पार्ट छोटा हो जाएगा, उतना उसकी सोल्यूबिलिटी वाटर रिपेलिंग पार्ट छोटा होने की वजह से उतनी सोल्यूबिलिटी उसकी बढ़ जाएगी। द हेलोएल्केन्स आर वेरी स्लाइटली सोल्यूबल, वेरी स्लाइटली बड़े कम घुलते हैं इन वाटर। इन ऑर्डर टू डिसॉल्व हेलोएल्केन्स इन वाटर, एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम द अट्रैक्शन बिटवीन द हेलोएल्केन्स, जो कि डाइपोल डाइपोल और वैंडरवॉल है, एंड ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल में खुद में हाइड्रोजन बॉन्ड है। लेस एनर्जी इज रिलीज्ड विद व्हेन न्यू अट्रैक्शंस आर सेटअप, वो तो जैसे आप सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़कर आते हो, एंड सेटअप बिटवीन द हेलोएल्केन एंड वाटर मॉलिक्यूल आर as these are not as strong as the original hydrogen bonding in water। तो पानी की हाइड्रोजन बॉन्डिंग जबरदस्त है, जबकि हेलोएल्केन और पानी की हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक है। तो क्यों बनेगा भाई वीकनेस, स्ट्रॉन्गनेस वीकनेस की तरफ क्यों जाएगी? एज अ रिजल्ट द सोल्युबिलिटी ऑफ हेलोएल्केन्स इन वाटर इज लो। हाउएवर हेलोएल्केन्स टेंड टू डिसॉल्व इन ऑर्गेनिक, वो रूल है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। The new intermolecular force of attraction between haloalkane and solvent molecule have much the same strength as the one being broken in the separate haloalkane and solvent molecule। तो पानी में solubility कम हुई, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर solubility बढ़ गई है। लो जी, बीपी के ऑर्डर में अरेंज करना है, तो ब्रोमो मीथेन, ब्रोमोफोम, क्लोरोमीथेन, डाइब्रोमो, तो साफ सी बात है ब्रोमोफोम सबसे टॉप पे है, डाइब्रोमो इथेन, अब वो कैसा है, जेमिनल विसिनल एनसीईआरटी है, तो इसके पास राइट है कुछ भी लिखने के। और उसके बाद ब्रोमोमीथेन है, फिर क्लोरो इथेन है, फिर भी मोलिकुलर वेट तो ज्यादा ही रहेगा, क्लियर। और सबसे लास्ट में ये 1 ये 2 ये 3, सबसे लास्ट में आपका क्लोरो, अभी तक आया नहीं ना, क्लोरो मीथेन आ जाएगा सबसे लास्ट में। 1 क्लोरोप्रोपेन, आइसो 1 क्लोरोब्यूटेन, तो सिंपल सी बात है सबसे ज्यादा 1 क्लोरो ब्यूटेन, क्योंकि
अनब्रांच्ड है। देन 1 क्लोरो प्रोपेन। लेकिन एक बात तो आपको देखनी पड़ेगी कि कार्बन का नंबर अलग अलग है, आइसोप्रोपाइल ना ना अलग अलग नहीं है, सेम ही है। तो 1 क्लोरो बिल्कुल ठीक बोल रहा था मैं, इस वाले को इस जगह ले आओ, लास्ट में आइसोप्रोपाइल क्लोराइड को लेकर आ जाओ। ठीक है जी। इसके बाद इसकी केमिकल रिएक्टिविटी स्टार्ट हो जाने वाली है। तो आप इस 1 आवर 56 मिनट्स की वीडियो को प्रॉपरली एंजॉय करें। एनसीईआरटी का वर्ड टू वर्ड विद द रेफरेंस ऑफ क्लास 11th भी इसमें डाल दिया गया है। और जहां इन्होंने 11th का एक और जिक्र किया था वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि ब्रांचिंग से क्या फर्क पड़ेगा। एक 12th वाला है तो वो अभी हम जानबूझ के उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो 12th में अमाइंस चैप्टर पढ़ते हुए आपको दिख ही जाना है, यूनिट 13 क्लास 12th के अंदर। ठीक है जी। तो केमिस्ट्री वाले सर को आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। मैं अपना वीडियो बंद कर रहा हूं। अप्रोक्सीमेट 2 घंटे का वीडियो है। इसका अगला वीडियो केमिकल रिएक्शंस का आपको मिलने वाला है। थैंक यू।